उसी तरह के सवाल करनी है। और वो कह रहे हैं कि रेजिडुअल वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू हमें रिसीव हो गया एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, वो क्या होगी, वो कैरिंग वैल्यू के इक्वल है, यानी कि नो गेन नो लॉस। लेकिन स्क्रैप वैल्यू तो रिसीव होगी ना, रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी, तो स्क्रैप वैल्यू होती है। इसमें क्या मसला आ रहा है, डेप्रिसिएशन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? तो बड़ा सिंपल सा है, आपकी कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट क्या है, कितने का आपने खरीदा है न्यू प्लांट, ये रहा 450 मिलियन है ना, 450 मिलियन है। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 25%। अगले साल की डेप्रिसिएशन क्या होगी, पिछले साल की 75%। तो 112.5 का 75%, कहाँ मसला आ रहा है इसमें? बस सिर्फ ये होगा कि इसमें गेन या लॉस नहीं होना, लेकिन आपकी ईयर एंड पे प्लांट की यूजफुल लाइफ के एंड पे आपका रेजिडुअल वैल्यू रिसीव होना है 142.36। हाँ जी, और बताएं जल्दी से बताइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, 10:46 हो गया, वी नीड टू स्टार्ट, आधा घंटा हो गया है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे वापस आना है। तो अभी जितना मुझे समझ में आया, सारी बेसिक अकाउंटिंग में मसले थे आपको, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह के सवाल आता है जैसे आप लोग FR 1 में पढ़ चुके हैं, सिंगल एंट्री के क्वेश्चन आपको प्लॉट करने होते हैं जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन को पढ़ के। तो सारा इंग्लिश का खेल है, प्रॉपर्ली समझे। रेलेवेंट हमारे पास क्या चीज होती है, रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट इनकम होती है कि इस प्रोजेक्ट के होने की वजह से क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो आपने हमेशा चेंज को ही हम कंसिडर करते हैं रेलेवेंट कॉस्ट के केस में और रेलेवेंट इनकम के केस में। हाँ जी, दैट्स इट। जी जनाब, ओके हो गया, आगे चलो। आवाज आ रही है सबको, यस और नो? ठीक है जी। तो अब आप बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, ठीक है। क्वेरीज के लिए मैंने पैक को भी कम्युनिकेट कर दिया, हम एक दफा मिलेंगे इंशाल्लाह 12 फरवरी को, ठीक है। और फिर आप लोगों का मौका वीक है, और मौके वीक के बाद मैंने 2 दफा मिलने का प्लान किया है। एक दफा तो होगा टू डिस्कस योर मॉक की क्वेरीज, ठीक है, मॉक पेपर डिस्कस करेंगे, और एक दफा फिर बाद में थोड़ा मिलेंगे टू डिस्कस। अब इसके तो अंदर कोई टॉपिक स्पेसिफिक हम अगेन डिसाइड कर लेंगे क्वेरी डिस्कशन का से पहले। अभी जो अगले हफ्ते हमने रखनी है उसमें हमने क्या डिस्कस करना है, बजटिंग एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। बल्कि अभी जो आखिरी के जितने भी चैप्टर्स हैं आप वो सब डिस्कस कर लें, ठीक है। चलें, आप बजटिंग, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो भी मसले आएंगे वो हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। चलें वापस से आते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। मैंने आपको कहा था कि 2 पेजेस पढ़ लीजिए, थोड़ी सी चीजें याद रखने वाली भी होंगी। जरा अपनी मेन चीज पर आ जाते हैं। हमने अब कुछ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और वो क्या है, ऑप्शंस हो गए, स्वाप्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। तो जरा इन चीजों के ऊपर आते हैं कि होते क्या है। फिर इसमें हमने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हमारी होनी है, खासतौर पे इंटरेस्ट रेट स्वाप्स वगैरह में, वो भी हमें पे देखने हैं। फ्यूचर्स हैं, फॉरवर्ड हैं, तो सारी जो है ज्यादातर इसमें डेफिनेशन नहीं है। बाकी जो चीजें हैं थोड़ी बहुत जो कैलकुलेशन वाली, वो भी हम इंशाल्लाह उनको देखेंगे। याद रखिएगा ये चैप्टर हमें आज कंप्लीट करना है हर हाल में। तो क्योंकि थ्योरेटिकल है तो यू माइट गेट बोर्ड और थोड़ा सा लगेगा कि वो इतना टेक्निकल है, इतना कुछ याद रखने वाला है, तो बिल्कुल है, थोड़ा बहुत डेफिनेशन इसमें इन्वॉल्व है। अब थोड़ी बस, लेकिन हमें बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में समझना है, ठीक है। तो जरा बॉन्ड्स के ऊपर आते हैं। व्हाट आर बॉन्ड्स? अ बॉन्ड इज अ डेट कैपिटल, ठीक है। डेट कैपिटल इशूड बाय अ कंपनी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट कॉल द इशूअर, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे अगर एक कंपनी को शेयर्स चाहिए होते हैं, कोई फाइनेंस चाहिए होता है, तो वो शेयर्स इशू करती है, कंपनी इशू करती है, जिसको फाइनेंस चाहिए होता है। इसी तरह से बॉन्ड्स भी कौन इशू करता है, जिसको फाइनेंस करना, रिसीव, जिसको फाइनेंस चाहिए होता है। एन इन्वेस्टर लेंड्स द ऑर्गेनाइजेशन मनी फेस पार या नॉमिनल वैल्यू, दैट इज द लोन प्रिंसिपल, फॉर अ सेट पीरियड इन रिटर्न फॉर रिसीविंग अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट कॉल्ड द कूपन रेट, ठीक है। तो बॉन्ड बिल्कुल एक किस्म का समझें कि जब आप बॉन्ड खरीदने जाते हो, यानी कि आप उस एंटिटी को पैसे दे रहे हो, तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो बेसिकली बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है आपके पेरेंट्स में से किसी ने बॉन्ड्स खरीदे हो, ठीक है। तो वो बेसिकली वो कोई शेयर्स नहीं होते, वो डेट होता है, ठीक है। द लोन प्रिंसिपल इज देन रीपेड एट द प्रीसेट मैच्योरिटी डेट, व्हिच कैन बी एनी पीरियड फ्रॉम 1 डे टू इंफिनिटी। इन प्रैक्टिस दे टेंड टू बी 10 to 20 years, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ द इशूअर इज द बॉन्ड होल्डर्स मेन एश्योरेंस। जिसने आपको बॉन्ड्स इशू किए हैं वो बंदा है जिसने पैसे आपसे रिसीव किए हैं। इशूअर रिसीव करता है पैसे, ठीक है। वो आपके पैसे लेने के बाद वो इशू क्या करता है, बॉन्ड इशू कर देता है, ठीक है। तो वो उसका क्या स्टेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी क्या है, वो पैसे पे कर भी सकता है या नहीं, ये आपका मेन कंसर्न होगा। इट इज द बॉन्ड होल्डर्स मेन एश्योरेंस फॉर गेटिंग रीपेड, व्हिच इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द कूपन रेट, ठीक है। तो अगेन वही वाली बात है। अब अगर मेरे सामने 2 लोग आ जाते हैं, दोनों पैसे मांगने आ रहे हैं कि मुझे लोन दे दो, ठीक है, वही वाली बात आ जाती है। एक बंदा जो है मुझे पता है कि उसके का जो है वो रेपुटेशन ठीक नहीं है, वो पैसे बहुत देर से देता है, बड़े मुश्किल से देता है, तो मैं उसको ज्यादा सूद चार्ज करूंगी, है ना। तो कूपन रेट मेरा क्या है, इंटरेस्ट ही तो है, ठीक है जनाब। और जो बंदा मुझे पता है कि वो टाइमली बेसिस पे मुझे रिटर्न कर देगा, मैं उससे कम सूद चार्ज करूंगी, सूद चार्ज जरूर करूंगी लेकिन कम करूंगी, राइट। तो बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट कॉल्ड गिल्ट्स। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, यानी कि गवर्नमेंट पैसे आपसे लेती है, तो गवर्नमेंट जितने भी आपसे तरह के सर्टिफिकेशन वगैरह इशू करती है ना, जो आपसे पैसे ले रही होती है, वो जनरली लो रिस्क होते हैं, ठीक है।
तो दे आर कंसिडर्ड लो रिस्क एंड अट्रैक्ट द लोएस्ट कूपन रेट। तो अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हो तो आपको कूपन रेट भी कम मिलेगा क्योंकि इसमें रिस्क भी कम है, ठीक है। वेयर एज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर रिस्कियर एंड देयरफॉर रिक्वायर द इशूअर टू पे अ हायर कूपन रेट, ठीक है जनाब। तो अगर आप किसी एंटिटी के बॉन्ड्स खरीदते हो तो उसमें ऐसी बात है रिस्क थोड़ा ज्यादा है, एंटिटी लिक्विड हो सकती है, बैंकरप्ट हो सकती है, तो उसमें फिर आपको उस रिस्क को लेने का ज्यादा आपको फायदा भी मिलता है। बॉन्ड्स आर ऑफन ट्रेडेड ऑन द मनी मार्केट, ठीक है। हमारी मार्केट है, वहां पे ये ट्रेडिंग सारी हो रही होती है, तो मनी मार्केट में उसकी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। ठीक है जनाब। The term bond, debenture and loan stock are often used interchangeably for describing the same instrument. In some systems, there may be a technical or legal differentiation based on whether the instrument is secured or not, and also its ranking on liquidation. तो ये बहुत ज्यादा फिर डिटेल में अगर हम चले जाएंगे कि एक्चुअली बॉन्ड, डिबेंचर और लोन स्टॉक में फर्क है, हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इसको ऐसे हम उन्होंने मेंशन कर दिया कि there might be a difference between the three terms, there might not be a difference. क्या डिफरेंस हो सकता है जाने की हमें जरूरत उसमें नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। The US uses the term bond but not debenture, whereas in the UK the term bond is used to describe both loan notes and debentures. Notes are typically short term in duration, with debentures long term. Most debentures would then be secured on assets in such a way that lenders rank above unsecured creditors in a liquidation. कोई मसले वाली बात है इसमें? हाँ जी, क्या इसमें कोई मसले वाली बात है? इसमें ऐसा कोई मसले वाली बात ही नहीं है ना। डिबेंचर्स जो होते हैं ना वो जनरली लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको किसी एसेट के अगेंस्ट पे सिक्योर भी करना पड़ता है ताकि जो डिबेंचर होल्डर है उसको तसल्ली रहे कि अगर ये एंटिटी लिक्विडेट हो जाती है या अगर ये एंटिटी बैंकरप्ट हो जाती है तो एटलीस्ट मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे उस फलाने एसेट को बेच के, ठीक है। आपको पता है ना सिक्योरिटी का आपको कॉन्सेप्ट आगे पता है, जब आप किसी लोन को लोन लेते हो तो कोई अपना एसेट गिरवी भी रखवाते हो ताकि अगर इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट उस एसेट को बेच के हम अपना पैसा वापस ले लें, ठीक है। फिर उसके बाद जरा कैप्स, कॉलर्स एंड फ्लोर्स का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं ना तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है। कैप क्या होता है? इट इज अ सीलिंग अग्रीड टू एन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। आप एक अग्रीमेंट कर रहे हो, आप एक लेंडर से एक अग्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है। उस अग्रीमेंट में ये बात मेंशन हो सकती है कि भाई मैक्सिमम इंटरेस्ट चार्ज कितना होगा, 10% फॉर एग्जांपल। ये उन सिनेरियोज में होता है जब हम अपना इंटरेस्ट जो है ना वो मार्केट से लिंक कर दें। जिस तरह पाकिस्तान में क्या चलता है, काइबोर चलता है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। चले जी। पाकिस्तान में काइबोर एक रेट चल रहा होता है, कराची इंटर बैंक ओपन रेट शायद इसका फुल फॉर्म है, या ऑफर्ड रेट है, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं पड़ा। तो कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट या ओपन रेट जो भी है, ठीक है, ये है पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड चल रहा होता है। आजकल काइबोर क्या है, आजकल रेट क्या चल रहा है, इंटरेस्ट मार्केट में नदबस क्या चल रहा है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लोन लिया है और वो है उसके टर्म्स क्या है कि मेरा इंटरेस्ट क्या होगा, उसने ये नहीं फिक्स किया हुआ कि मेरा इंटरेस्ट 10% होगा, उसका इंटरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल काइबोर प्लस 2%, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा कि जिस टाइम पे वो मेरा इंटरेस्ट अक्रू होना है उस टाइम पे मेरा काइबोर कितना है, उसमें 2% का मैंने इजाफा कर देना। तो आपको पता है ना फिर फ्लक्चुएशन होती रहेगी, है ना, ठीक है ना। पहले साल में फॉर एग्जांपल काइबोर था 12%, तो मेरा मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 14%, है ना। अच्छा, अगले साल मेरा काइबोर पहुंच गया 15% पे, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट मेरा 1% से इंक्रीज कर जाएगा, 17% हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो मेरे पास इस तरह से मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस तो फिर उस लोन पे उस पे फ्लक्चुएट होता रहेगा उस डेट के ऊपर। तो हम एक काम ही कर सकते हैं कि हम एक कैप लगा दें। कैप का क्या मतलब है, उस अग्रीमेंट में ये बात मेंशन हो कि भाई ठीक है हमारे पास हमारा जो इंटरेस्ट है वो वेरिंग होगा लेकिन हमारा कैप लगा हुआ है फॉर एग्जांपल 18%, यानी कि मेरा अगर फॉर एग्जांपल मेरा सिनेरियो ये बनता है कि मेरा काइबोर है फॉर एग्जांपल 17% पे पहुंच गया, ठीक है। तो मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट में रेट मेरा कितना कैलकुलेट होगा, काइबोर 17 प्लस 2, तो मैं ये कहूंगी ये तो 19% बन गया, है ना, ये तो 19% बन गया। तो ये इसका मतलब है ये मेरा हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड बाय कैप, यानी कि अब जो मेरा इंटरेस्ट रेट मैं अपना पे करूंगी उस लोन के ऊपर वो कितना होगा, इट विल नॉट बी 19% बल्कि इट विल बी मेरा इंटरेस्ट रेट पर अल्टीमेटली कितना होगा, 18%। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई? मेरा अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि मैंने इंटरेस्ट पे करना है, मैं लेंडर मैं बोरोर हूँ, ठीक है, मैंने इंटरेस्ट पे करना है काइबोर प्लस 2%, ठीक है। फिर उस एग्रीमेंट में ये भी मेंशन किया हुआ है कि दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली एग्री किया कि कैप होगा 18%, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट आपके पास क्या है, टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट ये दोनों है, ठीक है जनाब। एक तो ये कि इंटरेस्ट जो है वो काइबोर प्लस 2% पे होगा और एक है कि हमने कैप लगाया हुआ 18% का। अच्छा जनाब, जब इंटरेस्ट पे करने का टाइम आया, अप्रूव करने का टाइम आया, तो काइबोर है 17% पे, ठीक है। तो 17 प्लस 2% जब हम करते हैं तो कितना इंटरेस्ट बनता है, 19% बन जाता है ना। 17% प्लस 2% जब हम करते हैं यानी कि हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा एज पर एग्रीमेंट कितना बनता है, 19% बन जाता है। लेकिन आपने कैप भी तो रखा हुआ है। कैप क्या होता है, इट इज अ सीलिंग अग्रीड टू एन इंटरेस्ट रेट, मैक्सिमम हम कितना देंगे इंटरेस्ट, वो देंगे 18 से ज्यादा नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो अगर काइबोर की वजह से मेरा इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है मोर देन 18, तो वहां पे एक लिमिटेशन आ जाएगी, वो लिमिट हो जाएगा, मुझे फिर 19 नहीं करना पे, मुझे 18% ही पे करना है। जहां पे इससे ज्यादा हो जाएगा वो वहां पे मैं लूंगी क्या, 18%। इज दैट क्लियर? लोअर ऑफ द टू इन अदर वर्ड्स आप ले लोगे, ठीक है जनाब। इसी तरह से
अगर फॉर एग्जांपल हम एक फ्लोर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कैप तो हो गया सीलिंग है ना, हम मिनिमम इंटरेस्ट भी एग्री कर सकते हैं, किसको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, लेंडर को थोड़ी तसल्ली देने के लिए कि अगर काइबोर बहुत ज्यादा नीचे गिर गया तो फिक्र ना करें, हम एक मिनिमम इंटरेस्ट लेवल भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल उसी एग्रीमेंट में फ्लोर भी अब हमने कैप की बजाय फॉर एग्जांपल अब हमें पता लग रहा है कि जी नजर आ रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, तो हमने फ्लोर एस्टैब्लिश कर दिया फॉर एग्जांपल 5% का, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि काइबोर की वजह से इंटरेस्ट रेट अगर बहुत ज्यादा गिरता है तो हमने एटलीस्ट एग्रीमेंट की टर्म्स के हिसाब से मिनिमम 5% तो हमें पे करना ही करना है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर काइबोर हो जाता है 2%, तो मुझे बताइए काइबोर के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनता है, 2 + 2 यानी कि 4%, है ना। क्लियर होगी बात। 2 + 2 कितना बनता है, एक काइबोर के हिसाब से तो बनता है 4%, काइबोर +2, यहाँ तक बात समझ आ गई। लेकिन आपने एग्रीमेंट में फ्लोर फिक्स किया हुआ है, 5% से नीचे नहीं जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा, इट विल बी 5%, हायर ऑफ द टू। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो क्या है, अ फ्लोर इज अ लोअर सेट ऑफ फॉर एन इंटरेस्ट लिमिट सेट फॉर एन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। गिव मी अ मिनट, फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करती हूँ। चले जनाब, अब हम अगर काइबोर 6%, हाँ हाँ बेटा, अगर अगर इधर देखें, अब अगर ये सिनेरियो है और काइबोर है 6%, फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना। इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है कि जी 6 + 2 यानी कि 8%, तो 8% तो वैसे ही 5% से ज्यादा है। हम तो ये कह रहे हैं कि इतना 5% से नीचे नहीं गिरेगा। अगर 5% से नीचे आता है ये आंसर तो हम 5% पे अपने आप को लिमिट करें। तो यहाँ पे तो है ही 8%, है ना, यहाँ पे तो है ही 8%। तो ये लोअर लिमिट हमने सेट की हुई है कि जी इंटरेस्ट जो है ना वो हमारा इस एग्रीमेंट के थ्रू इस डेट के टर्म्स के हिसाब से 5% से कम नहीं होगा। तो ये तो वैसे ही 5% से ज्यादा ही है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा कितना होगा, 8% ही होगा, यानी कि काइबोर +2 पे जाएंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। फिर अग्रीमेंट में हम दोनों चीजें भी फिक्स, हाँ बिल्कुल, अगर हमने हमारी टर्म्स में कैप और फ्लोर दोनों है तो उसको फिर हम कॉलर कहते हैं। अगर हमारे अग्रीमेंट के अंदर टर्म्स के अंदर हमने कैप भी फिक्स किया हुआ है, फ्लोर भी फिक्स किया हुआ है, अपर लिमिट भी है, लोअर लिमिट भी है, तो उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या कहेंगे, कॉलर। अ कॉलर कंबाइंस बोथ कैप्स एंड फ्लोर्स thus maintaining the interest rate within a particular range, ठीक है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा कैप कितना है, कैप है हमारा 4% to 18% फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हमने मेंशन कर दिया कि हमारा कैप कितना है, ये एक रेंज बता दी ना, 4 to 18 के दरमियानी हमारा इंटरेस्ट होगा, मिनिमम 4 होगा और मैक्सिमम कितना होगा, 18 होगा। तो फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ पर काइबोर जो है ना वो जाता है 1% फॉर एग्जांपल, है ना। तो पहले जरा हम कैलकुलेट करके देखते हैं, काइबोर +2 कितना बनता है, 3। तो हम ये कहेंगे कि ओहो ये तो लोअर लिमिट से नीचे है, तो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे 3% नहीं होगा, 4% होगा, क्योंकि मिनिमम हम 4% ही कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल काइबोर हो जाता है 18%, ठीक है, 18% होता है। अच्छा 18 + 2% जब हम करते हैं तो देखते हैं जरा, ये तो हो जाता है 20%। हम कहेंगे ओहो ये तो इस कैप से बाहर जा रहा है ना, तो हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, हम कहेंगे कि जनाब उस पर्टिकुलर साल का इंटरेस्ट या उस पर्टिकुलर क्वार्टर का व्हाटसोएवर वो फिर हमारा 20% नहीं होगा, वो 18% होगा। इज दैट क्लियर, यस और नो। हाँ अगर फॉर एग्जांपल काइबोर होता है यहाँ पे 15, है ना, तो फिर हम जरा इसको चेक कर लेते हैं, 15 + 2, हम कहते हैं 15 + 2 ये तो 17 आ रहा है, ये इस कैप के अंदर फॉल करता है, तो हम कहेंगे हमने कुछ अपनी मर्जी से अपना कोई टांग नहीं अड़ानी, उसके अंदर 17% यानी कि 17% ही इंटरेस्ट एक्सपेंस हम अक्रू करेंगे। आई होप दैट्स क्लियर नाउ, ठीक है। चलें, फिर उसके बाद हम आते हैं जरा, अब हम आ जाते हैं ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शंस अगेन बड़ा टर्म इटसेल्फ डिनोट्स व्हाट इज मेंट बाय ऑप्शंस। एन ऑप्शन गिव्स द ओनर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू ट्रेड समथिंग। उसको राइट मिल जाता है, उसको हम एक ऑप्शन दे देते हैं कि फलानी डेट पे आप चाहो तो आप इतने शेयर्स इतने रुपए पे हमसे खरीद सकते हो, ठीक है। वो चाहे तो खरीदे चाहे तो ना खरीदे। द समथिंग माइट बी शेयर्स, अ फॉरेन करेंसी और अ कमोडिटी। कमोडिटी यानी कि कोई आइटम भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि हम उसको शेयर्स का हम ये कहें कि भाई आप इतने यूनिट्स हमसे फलानी डेट पे इतने रुपए का खरीद सकते हैं। हम पीरियड भी नॉर्मली उसमें स्पेसिफाई कर देते हैं कि आप इस पीरियड में जो है वो, तो वो आपको हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। अगेन ये बस आपने, देयर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके ओपन मार्केट में जाके जो है वो ऑप्शन सेल करते हो और बाय करते हो तो वो कहलाते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस, ठीक है। और ओवर द काउंटर ऑप्शंस क्या होते हैं, दीज आर bespoke and the terms are agreed specifically between the two counter parties। तो अगर दो पार्टीज ओपन मार्केट में जाके ऑप्शंस की बाइंग और सेलिंग के बजाय आपस में कोई सेटलमेंट करते हैं तो उसको कहते हैं ओवर द काउंटर, ठीक है। और ये ओवर द काउंटर बड़ा ही कॉमन सा जो टर्म है, ठीक है। ओवर द काउंटर का मतलब है कि बस आपस में उन पार्टीज ने एक दूसरे को डायरेक्टली जो है वो कॉन्टैक्ट किया, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। और बीच में कोई थर्ड पार्टी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूं ओवर द काउंटर की, आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो है वो मेडिसिन नहीं मिलती ना फार्मेसी में, यानी कि थर्ड पार्टी एक डॉक्टर को जो है ना प्रिस्क्राइब वो करेगा, उसकी प्रिस्क्रिप्शन हम दिखाएंगे तो फिर ही फार्मेसी वाला हमें मेडिसिन देगा, राइट। लेकिन कुछ मेडिसिन है दैट कैन बी सोल्ड ओवर द काउंटर, उसमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है,
ठीक है, उसमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, ऐसी जो कि इतनी ज्यादा कोई हार्मफुल नहीं होती, जैसा विटामिन सी वगैरह की टैबलेट्स हो गई, बच्चों की थोड़ी बहुत दवाइयां हो गई, ठीक है। तो नॉर्मली इस तरह के जो विटामिन वाले आइटम्स होते हैं, कैल्शियम वगैरह की जो मेडिसिन होती हैं, उनमें जो है वो हमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मैं छोटे मोटे चाहे पेन किलर या लगाने वाले ऑइंटमेंट्स वगैरह होते हैं, जहां तक मेरी नॉलेज आती है, ठीक है। तो यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर आप बीच में मार्केट को इन्वॉल्व करोगे, इट वुड बी कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस। लेकिन अगर आप मार्केट में जाके बाइंग सेलिंग नहीं करते और वो दोनों पार्टीज आपस में ही जो है वो ऑप्शंस के बारे में जो भी उन्होंने एग्रीमेंट करना है वो कर लेती है, तो रिकॉर्ड ओवर द काउंटर। अब जरा हम देखते हैं कि ये होता क्या, ठीक है। अच्छा जी, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी टेक अ ब्रेक, गला मेरा थोड़ा दुख रहा है, ठीक है, फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। चलें जनाब, फिर इसमें क्या हिसाब किताब होता है, मैं आपको सारी चीजें लिखवाऊंगी भी, ठीक है, हम इसको समझेंगे भी। ऑप्शंस है बोथ एन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। इसको आगे देखते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। अब आपने जो है किसी को ऑप्शन जो है वो बेचा, ठीक है। सामने वाली पार्टी के पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो एक्सरसाइज कर लेगी उस राइट को, या तो राइट टू बाय होगा या सेल होगा, ठीक है, या उसको वो लैप्स कर देगी, ठीक है। ऑप्शन है ना, ऑप्शन से मुराद क्या है, ऑप्शन से मुराद ये है कि भाई आपने उसको एक चॉइस दी हुई है, वो चाहे तो वो बाय या सेल कर दे उस पर्टिकुलर आइटम को, जो भी एक हमारा अंडरलाइंग आइटम है, या फिर ये कि वो उसको एक्सरसाइज कर ले, ठीक है जनाब। अभी इसको हम आगे और भी देखते हैं, सिनेरियो के साथ आपको पता लगेगा। इस एग्जांपल के ऊपर आते हैं, कंपनी ए परचेजेस अ कॉल ऑप्शन। अच्छा जनाब एक सेकंड, यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं। अगर हमारे पास अगर हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, अगर हमारे पास एक ऑप्शन है तो दो चीजें हो सकती है, या तो वो कॉल ऑप्शन होगा या वो पुट ऑप्शन होगा, ठीक है। दो टाइप्स ऑफ ऑप्शन होते हैं। कॉल ऑप्शन का क्या मतलब है कि हमारे पास राइट टू बाय है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए है, कंपनी ए से हमने ऑप्शन खरीदा, और कौन सा ऑप्शन खरीदा, कॉल ऑप्शन खरीदा, ठीक है। कॉल ऑप्शन खरीदने की वजह से क्या होगा, मेरे पास जो बायर है ना उसके पास राइट टू बाय आ जाएगा। बात समझ आ गई, ठीक है। जो ऑप्शन होल्डर है जिसके पास एक ऑप्शन है, मेरे पास राइट टू बाय आ जाएगा कि मैं कंपनी ए, और उसमें डिसाइडेड होगा कि मैं फलाने टाइम पे कंपनी ए के इतने शेयर्स खरीद सकती हूँ एट रुपीज इतने, ठीक है। मेरे पास क्या होगा, मैं ऑप्शन होल्डर होंगी, है ना, मैं ऑप्शन होल्डर होंगी। कंपनी ए जो है वो ऑप्शन राइटर कहलाएगी या ऑप्शन सेलर कहलाएगी, ठीक है। और मैं क्या, वो मेरा ऑप्शन क्या कहलाएगा, कॉल ऑप्शन, कि जो होल्डर है उसके पास राइट टू बाय है, ठीक है। अच्छा एक और सिनेरियो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कंपनी किसी और एंटिटी की बात कर लेती हूँ, ठीक है, मैं कंपनी बी की बात कर लेती हूँ, ठीक है जनाब। अब मैं, मेरे पास एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि मैं कंपनी बी को फलानी डेट पे इतने रुपए का प्लांट बेच सकती हूँ। बात समझ आई, तो वो क्या हो जाएगा, मैं ऑप्शन की सेलर हूँ। याद रखिएगा सिर्फ शेयर्स नहीं होते ऑप्शंस में, कमोडिटीज भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे पास अभी मैं ऑप्शन होल्डर हूँ, ऑप्शन मेरे पास है। मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं 2 महीने के बाद कंपनी बी को प्लांट एक बेच सकती हूँ 1.5 मिलियन रुपीज के अंदर, ठीक है। तो अब भी मैं ऑप्शन होल्डर हूँ, मेरे पास वो चीज है, मैं बेचने की अब बात करूंगी, ठीक है। अब 2 महीने के बाद मेरी मर्जी होगी तो मैं सेल करूंगी, मर्जी होगी तो सेल नहीं करूंगी, मैं लीगली बाउंड नहीं हो जाती, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो जिस प्राइस पे वो डिसाइड हुआ है ना, उस ऑप्शन के अंदर जो लिखा हुआ है ना कि इस प्राइस पे वो बिकेगा या खरीदा जाएगा, उसको हम कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। क्लियर होगी बात, जिस प्राइस पे वो एक्सरसाइज होना है। अब एग्जांपल के ऊपर आते हैं, कंपनी ए परचेजेस अ कॉल ऑप्शन। रुक जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कंपनी ए क्या होगी, इट विल बी एन ऑप्शन होल्डर, है ना, उसने परचेज किया ना ऑप्शन, उसने परचेज किया। अच्छा कंपनी ए ने क्या परचेज किया है, कॉल ऑप्शन परचेज किया। कॉल ऑप्शन क्या है, राइट टू बाय, कि कंपनी ए जो है वो बाद में जाके कुछ चीज खरीद सकती है। क्या चीज खरीद सकती है, इधर आ जाए। कंपनी ए परचेजेस अ कॉल ऑप्शन गिविंग इट द राइट टू बाय शेयर्स इन कंपनी बी, ठीक है। क्या हो गया, पीरियड क्या हो गया, 6 महीने के वक्त के अंदर फॉर रुपीज 500 हमारे पास क्या होगी, एक्सरसाइज प्राइस होगी। क्लियर होगी बात। द करंट शेयर प्राइस ऑफ कंपनी बी इज रुपीज 450, ठीक है। इन 6 मंथ्स टाइम, 6 महीने के बाद
इफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इन कंपनी बी इज ₹500, यहीं पे रुक जाएंगे। तो मुझे बात बताएं, क्या कंपनी ए खरीदेगी? अगर मार्केट प्राइस कंपनी बी की 500 से ऊपर होगा तो क्या कंपनी ए अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसको तो बेनिफिशियल है ना, उसको तो सस्ते में शेयर मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? Company A will exercise its right to buy shares at the predetermined price of ₹500. Is that clear? Yes or no? तो इसको हम क्या कहेंगे? ये इन दी ऑप्शन होगा, है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हम इसको एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि हमारे लिए बेनिफिशियल है। इन द मनी, सॉरी इन द मनी, ये इन द मनी करेक्ट होगा, इन द मनी टर्म्स को कहते हैं। ठीक है, इन द मनी का क्या मतलब है? इधर आप मुझे खुद बताए ना, आप सेठ बन के जरा सोचे ना। ऑप्शन के अंदर जो एक्सरसाइज प्राइस है, आप कितने पे वो शेयर खरीद सकते हैं? 500 रुपए पे। ठीक है, इधर देखें बेटा, ज्यादा क्यों पे करेगा? मार्केट में ज्यादा चल रही है रेट। अब बताएं, ऑप्शन में वो कह रहा है अबव 500 है, मार्केट में 600 रुपए पे चल रहा है शेयर, और आपके पास ऑप्शन है कि आप 500 पे खरीद सकते हैं, तो आप एक्सरसाइज करेंगे ना? यस और नो? है ना। हम क्या करेंगे? ऑप्शन से एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन, इसको हम कहेंगे कि ये है इन द मनी। ठीक है, ये इसका मतलब है ऑप्शन को हम क्या कहेंगे कि दिस ऑप्शन इज इन द मनी। ठीक है, कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। अगर उल्टा हो जाए, फॉर एग्जांपल मार्केट में उस डेट पे 300 रुपए का शेयर है, तो आप ऑप्शन की एक्सरसाइज करेंगे? आप मार्केट में जाके खरीदेंगे ना, ऑप्शन से तो फिर आपको महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। ठीक है, विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, यानी कि ये है आउट ऑफ द मनी। क्लियर होगी बात? तो ये क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द मनी। आई होप दैट्स क्लियर। मैं सारी टर्मिनोलॉजीज भी आप लोगों को लिखवा दूंगी ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये भी सारी हम करेंगे। और एक तीसरा होता है एट द मनी। अच्छा, पहले सेक्शन में, पहले वाले पैराग्राफ में तो वो इन द मनी है ना, क्योंकि वो कह रहा है कि मार्केट में अबव 500 है, ऑप्शन आपको 500 का मिल रहा है, तो यू विल एक्सरसाइज द राइट। अगर तो 6 महीने के बाद ये सिचुएशन है जो मैंने हाईलाइट की है, तो इस सिनेरियो में तो वो इन द मनी हो गया। ठीक है, हाउएवर इफ द मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी बी शेयर्स इज बिलो 500 in 6 months time, then company A would let the option lapse. Why would it buy shares at 500 when it could just go in the open market and buy them for a lower market price? बात भी समझ में आती है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? हाँ जी, अभी सबको समझ आ गई ना? बड़ी सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन के अंदर आपको राइट मिलता है कि आप खरीदना चाहो तो खरीदो, ना खरीदना चाहो तो ना खरीदो। ठीक है, तो जरा पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम इस पर आएंगे अपने मैं आपको लिखवाऊंगी कुछ चीजें। ठीक है, ऑप्शन से रिलेटेड। करेंसी ऑप्शन पे आ जाते हैं। करेंसी ऑप्शंस ऑफर एन एडवांटेज ओवर बोथ करेंसी फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। ये क्या है ये हम देख लेते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे। सिंस दे नॉट ओनली प्रोटेक्ट अगेंस्ट डाउनसाइड रिस्क बट आल्सो अलाउ द बायर ऑफ द ऑप्शन टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल करेंसी मूवमेंट्स। दिस इज पॉसिबल बाय अलाउइंग द ऑप्शन टू लैप्स बाय पेइंग ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम। क्या है ये सीन, अभी आगे जाके हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, currency option with uncertainty about foreign currency receipts and payments to support an overseas contract. चलें, just give me a minute, फिर हम इंशाल्लाह मैं आपको चीजें लिख पाती हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। चलें, जिस तरह पहले कुछ चीजें लिख लें, फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट रेट, स्वैप, फॉरवर्ड और फ्यूचर्स पर आते हैं। ठीक है, ये हमारा आखिरी स्टेप होगा, फिर उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन देखने हैं। पहले जरा लिखना शुरू करें। ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा मैं अपने नोट्स भी आपको लिखवाऊं। ठीक है, चलें जनाब। ऑप्शंस बेसिकली अगेन इतनी चीज तो हमने देख ली कि ऑप्शन के अंदर हमें क्या मिलता है। द होल्डर गेट्स अ राइट, ठीक है, टू बाय और सेल समथिंग। ठीक है, समथिंग एट अ प्री, चाहे तो ये लिखना चाहे लिख लें, नहीं लिखना चाहे नहीं लिखें, ऊपर गिवन है, बैक हैंडबुक में गिवन है इसका डेफिनेशन। ठीक है, एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस इन द फ्यूचर। ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है टाइम भी हम प्री डिटरमिन कर लेते हैं कि 6 महीने बाद या 3 महीने बाद व्हाटसोएवर। ठीक है जनाब, तो इसमें हमारे पास क्या होता है? ऑप्शन राइटर होता है एक। ठीक है, ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर। ठीक है, द वन हु सेल्स द ऑप्शन। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होता है? ऑप्शन होल्डर। ऑप्शन होल्डर कौन होता है? द वन हु हैज द राइट टू बाय और सेल। ठीक है, तो जिसके पास राइट होता है उसको हम ऑप्शन होल्डर कहते हैं, और जो दूसरी पार्टी होती है उसको हम ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर कहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब क्या ये ऑप्शन मुफ्त में मिल जाता है? ऑप्शन खरीदने के पैसे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये, उसको हम कहते हैं प्रीमियम। अब आपको क्या लगता है, अगर मैंने ऑप्शन जाके खरीदा है कंपनी ए का कि मैं 6 महीने के बाद कंपनी ए के शेयर खरीद सकती हूँ 500 रुपए में, तो बस मैंने जाके ऑप्शन का एक डॉक्यूमेंट ले लिया, दैट्स इट। मुझे वो ऑप्शन खरीदने के पैसे लगेंगे, भले मैं ऑप्शन आगे एक्सरसाइज करूँ या ना करूँ। ठीक है, तो प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम इज द प्राइस और द चार्जेस दैट आर पेड बाय द ऑप्शन होल्डर टू परचेज द ऑप्शन, to purchase the option regardless of whether he exercises the option or not. ठीक है, ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन खरीदने के पैसे लगेंगे, भले वो आगे जाके ऑप्शन एक्सरसाइज करता है या नहीं करता है। इज दैट क्लियर?
फिर उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ ली, एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस का एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? द agreed price at which the options holder has the right to buy or sell the underlying item। कॉपी करें, इस चीज को कॉपी करें तो बेहतर है। एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? द अग्रीड प्राइस एट विच द ऑप्शन होल्डर हैज द राइट टू बाय और सेल द अंडरलाइंग आइटम। द अंडरलाइंग आइटम कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी शेयर, इट कैन बी अ कमोडिटी। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑप्शंस में हमें ये बात पता है कि एक होता है हमारा ऑप्शन टू बाय, एक होता है ऑप्शन टू सेल, है ना। तो अगर तो आपके पास है ऑप्शन टू बाय तो वो कहलाता है कॉल ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन टू बाय समथिंग, ठीक है। और पुट ऑप्शन क्या होता है? अब इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हैं? आप इस तरह कर सकते हैं कि भाई देखें, सेल करने में हमने चीज को टेबल पे पुट करना है सामने वाली पार्टी के लिए, है ना, ठीक है जनाब। और बाय करने के लिए हमने कॉल करनी है चीज, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो एक आपके पास हो गया पुट ऑप्शन, ऑप्शन टू सेल समथिंग, इसको आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन टू सेल समथिंग। चले, तो कॉल ऑप्शन हो गया, पुट ऑप्शन हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने एक और चीज भी ये देखनी है कि भाई हमारे पास क्या हिसाब किताब है कि किस टाइम पे हमारी इन द मनी कहलाएगी, आउट ऑफ द मनी कहलाएगी या ऑन द मनी कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम देख लेते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू भी हमने पढ़ा था, उसको भी जरा देख लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय इंट्रिंसिक वैल्यू? फॉर अ पुट ऑप्शन जिसमें हम सेल करते हैं, ठीक है, फॉर अ पुट ऑप्शन हमारे पास राइट टू सेल होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन क्या होती है? स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस माइनस मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग आइटम। तो बेसिकली जो डिफरेंस है ना बिटवीन द टू, जिसमें वो 500 और 600 के दरमियान, तो 100 रुपीज हम कहेंगे कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह से फॉर अ कॉल ऑप्शन यही चीज है, लेकिन ऑब्वियसली बात है ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ऑर्डर क्यों हमने डिफरेंट रखा है? इंट्रिंसिक वैल्यू इन अदर वर्ड्स क्या होगी? मैं अगर आपको ये कहूँ कि भाई इन अदर वर्ड्स मेरा बेनिफिट मुझे क्या मिल रहा है उस ऑप्शन से, ठीक है, कितना मुझे बेनिफिट मिल रहा है, बात समझ आ रही है? तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज सेल करनी है, ठीक है, जब हम इस तरह से ये कोई एक्सरसाइज प्राइस डिसाइड करते हैं ना, तो जरा हम सोच समझ के करते हैं, ठीक है, एवं नहीं करते, ठीक है। इसमें ऐसे होता है कि या तो बायर को सिक्योरिटी मिल जाएगी या सेलर को सिक्योरिटी मिल जाएगी ना। अच्छा जी, तो अगर मैं, नहीं नहीं आप नोट करें, अभी हमने पढ़ लिया, उसमें है नहीं अभी, है ना। मैंने हम कहते हैं मैं बाद में आपको लिखवाऊंगी, नोट कीजिए सारी चीजें, नोट करें फिर मुझे बताइएगा। अच्छा जी, अगर तो अगर एग्जांपल से इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले जरा इसको टेबल टेबल में जरा इसको जरा कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद हम देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू सिंपली होता क्या है कि उस ऑप्शन की वैल्यू क्या है आपके लिए, क्या वो पॉजिटिव वैल्यू है होल्डर के लिए, ठीक है, क्या वो पॉजिटिव वैल्यू है या वो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। क्या मतलब हुआ, पहले जरा इसको नोट कर लें। इफ द इंट्रिंसिक वैल्यू इज, अगर तो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी पॉजिटिव फॉर द बायर, ठीक है, also फॉर द होल्डर, हम होल्डर की बात करें, होल्डर के पास है ना राइट, है ना, होल्डर के पास है राइट, उसने एक्सरसाइज करना है, ठीक है। तो वैल्यू बेसिकली वर्थ उसकी होगी होल्डर के लिए, ठीक है। इफ द इंट्रिंसिक वैल्यू लो पर हम कैलकुलेट करेंगे, अगर तो वो पॉजिटिव है तो फिर उस ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, इन द मनी, ठीक है। और वो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इट विल बी एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ऊपर हमने जो फिगर कैलकुलेट की इंट्रिंसिक वैल्यू की, वो आती है नेगेटिव, ठीक है, वो आंसर आता है नेगेटिव में, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे आउट द मनी, आउट ऑफ द मनी या आउट द मनी, ठीक है। और फिर हम क्या कहेंगे कि उस ऑप्शन, वो वाला ऑप्शन फिर विल नॉट बी एक्सरसाइज, ऑब्वियसली बात, ठीक है। ये भी हो सकता है, जो कि काफी रेयर होता है, कि वो वैल्यू जो है ना वो जीरो याद है, ठीक है, ठीक है ना, कि वो वैल्यू क्या आ जाए, वो जीरो ही आ जाए, तो फिर उस सिनेरियो में हम क्या कहेंगे कि वो कहलाता है एट द मनी, और वो ऑप्शन फिर वो मर्जी वो एक्सरसाइज करे या ना करे, ठीक है। चले कॉपी कर लें, वो फिर मर्जी होगी उसकी कि वो भाई उसको एक्सरसाइज करना चाहता है, नहीं करता, करना चाह रहा, मतलब उसके लिए कोई ऐसा, कर लें कॉपी जल्दी से।
ठीक है, अब इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। छोटी सी एग्जांपल मैं बना लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इंट्रिंसिक वैल्यू वैसे तो बहुत ही लॉजिकल है ना, बहुत ही लॉजिकल है। चलो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हैज अ पुट ऑप्शन टू, पुट ऑप्शन क्या होगा, सेल होगा ना, टू सेल आइटम वाई एट रुपीज 1 million आफ्टर 3 months टू मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर बी या कंपनी भी हो सकती है, एंटिटी भी हो सकती है। तो मिस्टर ए हैज द पुट ऑप्शन टू सेल आइटम वाई एट रुपीज 1 million आफ्टर 3 months टू मिस्टर बी। ठीक है, आफ्टर 3 months the market value of item y is rupees 1.2 million। ठीक है, रिक्वायर्ड है, पहली बात तो ये कि आप मुझे ये बताएं कि इस ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन क्या होगी। 1 बजे तक। हाँ जी, चले बताएं जरा, क्या हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है इस ऑप्शन की या नेगेटिव वैल्यू है? क्या इस ऑप्शन से हमें बेनिफिट होगा या नुकसान होगा? क्या वो इन द मनी है या आउट द मनी है? बताएं जरा। नेगेटिव 2 लाख है ना। पुट ऑप्शन का क्या फॉर्मूला है? स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस मेरी कितनी है 1 मिलियन, मार्केट प्राइस कितनी है 1.2 मिलियन। तो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मिलियन माइनस 1.2 मिलियन। तो मुझे ये बात पता है और मुझे ये बात नजर भी आ रही है। क्या बात नजर आ रही है कि भाई मैं इस ऑप्शन को अगर एक्सरसाइज करूंगी तो आइटम वाई के तो मुझे 1 मिलियन मिलेंगे सिर्फ। इससे बेहतर ये है कि मैं ये ऑप्शन लैप्स कर दूं और मैं मार्केट में जाके आइटम वाई को बेच दूं 1.2 मिलियन का। क्लियर होगी ना बात? तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आउट द मनी होगा। और हम क्या कहेंगे, मिस्टर ए विल नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन एंड ही विल लेट इट लैप्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? बड़ी लॉजिकल सी बात है, कोई मसले वाली मेरे ख्याल से तो नहीं है। ठीक है जनाब। हाँ जी, चले जी, क्लियर होगी बात। इंट्रिंसिक वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सारी चीजें समझ में आ गई। इन द वैल्यू क्या है, आउट द वैल्यू क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो हमने कर लिया था। कैप्स, कॉलर्स एंड फ्लोर्स की हमने डेफिनेशन ले ली थी। एग्जांपल देख लेते हैं। अ कंपनीज करंट प्रिवेलिंग वेरिएबल बोरोइंग रेट इज 8%। ठीक है, वेरिएबल है यानी कि फ्लक्चुएट होगा। ठीक है, जहां पे इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, वहां पे फिर हम कैप्स, फ्लोर्स और कॉलर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, the company treasurer has identified that a rise in interest rate above 10% could cause serious financial difficulties for the company. ठीक है, the company could buy an interest rate cap at 10% from the bank। ठीक है, तो यानी कि उसने अपने आप को अपने लोन के ऊपर एक लिमिट लगा दिया 10% का। ठीक है, क्योंकि 10% से ज्यादा हमें पता है कि जी हमारा मुश्किल हो जाएगा। एज पार्ट ऑफ द डील द कंपनी अग्रीज टू अ फ्लोर ऑफ 7%। ठीक है, तो 7% का फ्लोर भी उसने एग्री कर लिया। 10 इफ इंटरेस्ट रेट्स राइज अबव 10% द बैंक विल रीइंबर्स द कंपनी फॉर एक्सेस इन इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब ये क्या हिसाब किताब हुआ है, मेरी और बात गौर से सुनिएगा। इस पूरे सिनेरियो में एंटिटी ने लोन बैंक से नहीं लिया हुआ। मजे की बात एंटिटी ने जो लोन लिया हुआ है ना, वो किससे लिया हुआ है, वो किसी और पार्टी से लिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने लोन दिया हुआ है एंटिटी को। ठीक है, और वो अगेन टाइबोर पे बेस करता है, वेरिएबल है। ठीक है जनाब, अब आपने अग्रीमेंट यहाँ पे लेंडर से नहीं किया कैप और फ्लोर का, आपने अग्रीमेंट किससे किया, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किया, एक बैंक से किया। अब बैंक के पास गए हो क्योंकि मिस्टर ए ने तो अग्री नहीं करना। मिस्टर ए ने तो कहा कि टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट तो यही है कि काइबोर प्लस 2%, अब वो जितना भी आपके नसीब में होता है। क्लियर होगी बात? अब आपको अपने बड़े मसले मसाइल नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं ये तो बड़ा मसला हो गया जी, 10% से ज्यादा अगर कभी इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ गया तो मेरे लिए फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होंगी। आप गए बैंक के पास और आपने कहा कि मैं कैप और फ्लोर आपसे खरीदता हूँ, और बैंक से ऑप्शन देते हैं। ठीक है, बैंक से हम ये काम कर सकते हैं। तो अब बैंक के पास आप गए और आपने इंटरेस्ट रेट कैप भी खरीदा और फिर बैंक ये कहते हैं फ्लोर भी खरीदो, फ्लोर भी आपने खरीद लिया। ठीक है, अब होगा क्या, अब फॉर एग्जाम्पल आपका काइबोर प्लस 2% जो मिस्टर ए के साथ लोन एग्रीमेंट है उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट बनता है वो 12% बनता है। आप मिस्टर ए को 12% के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर देंगे, है ना, और जो एक्स्ट्रा आपने 2% पे किया है अपने कैप से ज्यादा, वो बैंक आपको रीइंबर्स कर देगा। बात समझ आई? तो अल्टीमेटली आपका होगा क्या, आपका जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट है वो 10% पे आके ही मैक्सिमम रहेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसी तरह से अगर आपका काइबोर प्लस 2% जो मिस्टर ए के साथ लोन एग्रीमेंट है उसमें आपका इंटरेस्ट रेट बन जाता है 5%, यानी कि आपके लिए तो बेनिफिट हो जाएगा फिर, है ना, लेकिन आपने फ्लोर भी रखा हुआ है, यस और नो। अब अगर वो 5% पेमेंट हो, आपने 5% पेमेंट करनी है मिस्टर ए को, लेकिन साथ ही आपने बैंक के साथ एक फ्लोर भी रखा हुआ है 7% का, यानी कि आपने जो 2% कम इंटरेस्ट पे किया है मिस्टर ए को, अब आपको वो किसको पे करना पड़ेगा, बैंक को। तो अल्टीमेटली अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आपकी एंटिटी एज अ होल का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने पर आएगा, 7% पे ही रहेगा, जिसमें से 5% आप मिस्टर ए को पे करेंगे जो कि लेंडर है, और जो रिमेनिंग 2% है वो किसको पे करेंगे, आपको, आप बैंक को पे करोगे। दैट क्लियर? काइंड ऑफ, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं है, मैं उसमें जाऊंगी नहीं। ठीक है, अच्छा अब ऑब्वियस बात है, अब आप बैंक से ये डील कर रहे हो ना, बैंक से डील कर रहे हो तो बैंक के साथ इसके चार्जेस होंगे, है ना। बैंक के साथ, अब आप बैंक के साथ ये कैप और फ्लोर का काम मुफ्त में तो नहीं होगा ना, भले कैप होता है भले फ्लोर होता है, आपको आपको प्रीमियम उसके ऊपर भी पे करना है ना, फी बेसिकली प्रीमियम है। तो ऑप्शंस के लिए भी प्रीमियम होगा, ऑप्शन भी जब आप खरीदोगे तो प्रीमियम होगा। इसी तरह से कैप और फ्लोर भी जब आप खरीदोगे, कॉलर भी खरीदोगे, तब भी आपको बैंक को प्रीमियम पे करना है। सिंपल एज दैट, इस अरेंजमेंट में एंटर होने के लिए। यहाँ तक बात समझ आ रही?
मिनट, हाँ ब्रेक अभी मेरे ख्याल से ले लेते हैं, ठीक है 10 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर हम इंटरेस्ट रेट स्वैप सब अपने आखिरी स्टेप पे पहुंचेंगे, ठीक है 10 मिनट का ब्रेक ले लें, 10:37 हो रहे हैं, 10:50 तक ब्रेक लेना। चलें This conference will now be recorded. चले जनाब, तो इतना तो हमने समझ लिया, ठीक है जनाब, काफी हद तक चीजें हमारी आसान थी। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एलिमेंट हमारा आ रहा है आगे, विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट स्वाप्स, ठीक है। इंटरेस्ट रेट स्वाप होता क्या है? स्वैप का मतलब एक्सचेंज करना है ना। An interest rate swap is an agreement between two parties to exchange interest rate payments. The objective might be to switch from paying one type of interest to another, raise less expensive loans, and secure better deposit rates. In essence, party A agrees to pay the interest on party B's loan, while party B agrees to pay the interest on party A's loan. अब ये किस तरीके से होता है, एक एग्जांपल आगे भी वैसे आएंगी, लेकिन हम एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं। चले जनाब, पहली बात तो ये हमें इस चीज को जरा समझना होगा, ये हम कर रहे हैं अभी इंटरेस्ट रेट स्वाप्स, ठीक है। इस इंटरेस्ट रेट स्वाप्स में एक चीज हमें जरा देखनी होगी, क्यों करेगी, क्योंकि उसको अपना बेनिफिट वहां पे होगा, ठीक है, कोई ना कोई उसको बेनिफिट मिल रहा होगा हर पार्टी को, ठीक है। चले जी, इंटरेस्ट रेट स्वाप में जरा पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि हमारे पास फ्लोटिंग रेट लोन होते हैं और हमारे पास फिक्स रेट लोन होते हैं। एज द टर्म इटसेल्फ डिनोट्स, क्या होता है इसमें, कहा क्या होता है, इंटरेस्ट इज लिंक्ड टू अ बेस व्हिच इज रीसेट पीरियोडिकली, ठीक है। और वो बेसिकली बेस क्या होता है, वो होता है जैसे यहाँ पे काइबॉर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने किसी से लोन लिया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, फ्लोटिंग रेट लोन है, ठीक है। हमने लोन लिया 1 मिलियन रुपीज का और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है ना वो है काइबॉर प्लस 2%। काइबॉर बात समझ आ गई? काइबॉर अगेन कैलकुलेटेड होता है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। काइबॉर इज कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है, मैंने बात कंफर्म कर ली थी, ठीक है जनाब। तो पाकिस्तान के अंदर काइबॉर इस्तेमाल होता है, तो काइबॉर प्लस 2% आपने ले लिया, ये तो हो गए फ्लोटिंग रेट लोन, ठीक है। फिक्स्ड रेट लोन क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, एज द टर्म इटसेल्फ डिनोट्स, क्या होता है फिक्स्ड रेट लोन के अंदर? फिक्स्ड रेट होता है जो हम नॉर्मली अभी तक अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते आए हैं ना। क्या पढ़ते आए हैं? ठीक है, फॉर द इंटायर लोन पीरियड इंटरेस्ट फिक्स है। फॉर एग्जांपल हम अगर ये कहें कि लोन हमने लिया है वही ₹1 मिलियन का, ठीक है, एट 15% पर एनम। तो नॉर्मली अब ये चीज हम अभी पढ़ते आए, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट स्वाप होता क्या है, इसको जरा देख लेते हैं। अब एक एंटिटी प्रेफर करती है कि हमारा वेरिएबल हो, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, हमारा इंटरेस्ट रेट वेरिएबल हो, दूसरी एंटिटी प्रेफर करती है कि फिक्स हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब एक एग्जांपल नोट कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट स्वाप की। एग्जांपल हमारे पास ये है, सिंपल अगर हम रखें लोन की अमाउंट भी सेम है, तो फिर हम किस तरह से करेंगे? चले, अगर हम जरा बिल्कुल इसको अपनी जनरल डिस्कशन को इधर तक ही रखते हैं कि इसमें फिर हमारे पास क्या होगा, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास कंपनी ने, ए ने कितना देना है, बी को देना है, बैंक को देना है काइबॉट, ठीक है, काइबॉट पे करना है, ठीक है जनाब। कंपनी बी ने बैंक वाई को क्या पे करना है, 12%। ये तो उनका बैंक के साथ रिलेशनशिप वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअल पेमेंट टू बैंक क्या होगी, अगर हम रेट्स को देखें तो कंपनी ए जो है वो काइबॉट पे करेगी, कंपनी बी पे करेगी 12%, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब उन्होंने आपस में जो अग्रीमेंट किया हुआ है उससे उससे वो एक दूसरे को रिइंबर्स करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन अभी हमने उस चीज को सेम रखा है। पहली बात है कि हम पूरी कैलकुलेशन इस वाले एग्जांपल में नहीं करेंगे, अगली एग्जांपल में करेंगे, पेमेंट और रिसीट्स का सिस्टम देखेंगे, ठीक है। अमाउंट के बारे में भी जरा बात करते हैं, ठीक है। पहले जरा इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, कंपनी ए और कंपनी बी ने पेमेंट करनी है बैंक को काइबॉर और 12%, ये तो उनका बैंक के साथ अरेंजमेंट है, ठीक है, वो तो एज इट इज रहेगा। आपस में अब उन्होंने क्या अरेंज किया है, आपस में उन्होंने अरेंज किया कि अब वो इंटरेस्ट रेट स्वाप कर लेंगे, है ना। इंटरेस्ट रेट उन्होंने आपस में स्वाप करना है, तो क्या होगा, ए बी को कुछ पे करेगा, बी ए को कुछ करेगा पे, ठीक है। तो अब हमारे पास स्वाप कैसे होगा, स्वाप हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, एक्सचेंज कुछ इस तरह से होगा। कॉपी कीजिएगा पहले गौर से, कंपनी ए पेज टू बी, पहले हम देखते हैं कंपनी ए बी को क्या करेगी। कंपनी ए ये कहेगी कि भाई तुम मेरे से काइबॉन्ड ले लो, मैं तुम्हें 12% दे दूंगी, ठीक है। तो कंपनी ए क्या पे करेगी, इधर आ जाए, 12% कंपनी बी को दे देगी, ठीक है। पहले तरह स्ट्रक्चर को देख के लिखें, फिर हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। 12% जो है ना
कंपनी ए जो है वो 12% पे करेगी बी को, यानी कि बी रिसीव करेगी 12%। मैं ये 12% यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। नेगेटिव 12 यहाँ पे आ जाएगा या ब्रैकेट में कर दें इसको तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, कंपनी बी को वो दे देगी 12% वो रिसीव कर लेगी, ठीक है ना। एक मिनट, इसको भी जरा नेगेटिव में कर दें, ये पेमेंट्स है ना, ये ब्रैकेट्स में कर दें इनको, ये पेमेंट्स है, ठीक है। ये हम पेमेंट कर रहे हैं, ये वो पेमेंट्स है काइबोर और 12% ये कंपनी ए पे कर रही है बी को, और ये बी पे कर रही है बैंक को, ठीक है। 12% और काइबोर, यहाँ तक बात समझ आ गई। ये पेमेंट्स है इसलिए हमने इनको ब्रैकेट में यहाँ पे शो किया। होगा क्या, कंपनी ए कंपनी बी को ये कहेगी कि मैं तुम्हें, कंपनी ए बैंक को पे करेगी काइबोर और कंपनी बी को पे करेगी 12%, यानी कि वो दोनों का पेमेंट्स कर रही है। यहाँ तक बात समझ आ गई। कंपनी ए ने पहले बैंक को पे किया, वही जो लोन एग्रीमेंट है 12% काइबोर, फिर उसने कंपनी बी को भी पे किया कितना 12%, और साथ ही उसने रिसीव किया, क्या उसने रिसीव कर लिया काइबोर। ये अरेंजमेंट समझ में आ रहा है, ठीक है। उसने बैंक को पे किया काइबोर, उसने ए को पे किया, सॉरी बी को पे किया 12%, और उसने 12% के बदले क्या रिसीव कर लिया, रीइंबर्स करवा लिया काइबोर। यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो जो काइबोर उसने बैंक को पे किया हुआ था, जो उसने फ्लोटिंग रेट बैंक को पे किया हुआ था, वो उसने बी से रीइंबर्स करवा लिया, और बी को हमने क्या पे कर दिया, उसकी जगह हमने उसको एक्सचेंज कर दिया उसका जो लोन अमाउंट था, इंटरेस्ट अमाउंट था। बात समझ आ रही है। तो अगर मैं कंपनी ए का नेट देखूं, इधर देखें ना, कंपनी ए एक्चुअली बैंक को तो पे करेगी काइबोर, क्योंकि एग्रीमेंट उसका लोन यही कहता है ना, लोन का एग्रीमेंट ये कहता है कि कंपनी हैज अ लोन ऑफ 60 मिलियन फ्रॉम बैंक वाया काइबोर। यहाँ तक बात समझ आ गई। पहले हम कंपनी ए को फोकस करते हैं, ठीक है। अब कंपनी ए ये कहती है कि मैंने बैंक से फ्लोटिंग रेट लिया हुआ है, लेकिन मैं इस फ्लोटिंग रेट को फिक्स रेट में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हर साल इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरे पास कांस्टेंट आए, है ना। अगर मैं काइबोर पे मैंने लोन लिया हुआ है तो ये मुझे बात पता है कि वो मार्केट रेट की वजह से फ्लक्चुएट करेगा, काइबोर की वजह से मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस अमाउंट भी फ्लक्चुएट करेगी। बात समझ आ रही है ना। लेकिन वो ये चाह रही है कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आए ना, वो किसी तरीके से फिक्स्ड आए। अब उसने लोन तो काइबोर पे लिया हुआ है, वो तो अब चेंज नहीं हो सकता। तो वो क्या करेगी, वो ये करेगी, कंपनी ए बैंक को तो उसको काइबोर पे करना ही करना है, लेकिन वो ये काइबोर कंपनी बी से रीइंबर्स करवा लेगी। तो मुझे बात बताए, जेब से काइबोर निकला और काइबोर आपको वापस मिल गया, नेट इफेक्ट जीरो हुआ, है ना। अब उसने क्योंकि कंपनी बी से काइबोर लिया है, तो वो अब कंपनी बी को पे करेगी क्या, कंपनी बी का लोन अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट 12% के हिसाब से। तो अगर मैं ये देखूं तो नेट इफेक्ट मेरे पास कंपनी ए का क्या आता है कि कंपनी ए का पीछे जो अल्टीमेट इंटरेस्ट इंपैक्ट पड़ता है वो 12% का ही पड़ता है। उसने जो वेरिएबल अमाउंट पे की थी बैंक को, वो तो उसने कंपनी बी से रिइंबर्स करवा ली, और उसने कंपनी बी को इंस्टेड हर साल क्या पे करना है, 12%। इज दैट क्लियर। बात समझ आ रही है। कंपनी बी ऑन दी अदर हैंड चाह रही है कि मेरा वेरिएबल हो, उसकी उसकी मर्जी है ना। कंपनी बी चाह रही है कि मेरा वेरिएबल हो। कंपनी बी ने फिक्स रेट लोन लिया हुआ है, अब उसने बैंक को तो पे करना है 12%, लेकिन वो ये 12% किससे रिकवर करवा लेगा हर साल, जब तक वो स्वैप अग्रीमेंट है, वो हर साल 12% रीइंबर्स करवा लेगा कंपनी ए से। तो इन अदर वर्ड्स उसको 12% का इंपैक्ट तो नेट नहीं पड़ा ना, इंस्टेड उसको नेट इंपैक्ट किसका पड़ेगा, जो हर साल उसको 12% के बदले काइबोर पे करना पड़ेगा ए को। इज दैट क्लियर। तो अगर मैं कंपनी बी का एनालिसिस करूं तो एक्चुअली कंपनी बी के केस में जो इंटरेस्ट का इंपैक्ट पड़ा है वो काइबोर का पड़ा है। तो देखिए ये स्वैप होनी क्या, कंपनी ए ने लोन लिया था फ्लोटिंग रेट, लेकिन अल्टीमेटली उसको इंटरेस्ट फिक्स पड़ रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो नेट बेसिस पे अगर मैं देखूं तो वो 12% के हिसाब से चार्ज हो रहा होगा। क्लियर होगी बात। ऑन दी अदर हैंड जो कंपनी बी है उसने फिक्स रेट लोन लिया हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ऐसे स्वैप अरेंजमेंट हमने किया कि अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट उसकी बुक्स में किसका पड़ा है, काइबोर का पड़ा है। नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं, वो हमने देखना नहीं है, बस ये स्वैप अग्रीमेंट है, जिसको नुकसान होता है हुए, जिसको गेन होता है हुए, ठीक है। वो चीज हम देख नहीं रही है, ये ऑप्शन नहीं है। बस आपने स्वैप कर लिया, दोनों पार्टीज एग्रीड है, दोनों पार्टीज की अपनी अपनी मर्जी है। ए बी को चाहिए काइबोर, फॉर व्हाटएवर रीजन वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। इज दैट क्लियर। चलिए कॉपी करें जरा इसको। अब नॉर्मली ये जिसका फ्लोर और कैप्स वाली बात भी की थी ना, नॉर्मली ये जो स्वैप अग्रीमेंट है ये फिर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही करते हैं, जिनका काम यही होता है कि वो हमें असिस्ट करते हैं इस तरह की ट्रांजैक्शंस में। अब अगर आपको कोई स्वैप अग्रीमेंट करना है तो आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे, वो भी जाहिर सी बात है आपसे उसके चार्जेस देगा, ठीक है। तो अब जरा हम एक जरा फुल फ्लेजेड, सॉरी किसकी, आईआरआर की, आईआरआर की, अच्छा आईआरएस की इंटरेस्ट रेट स्वैप की, देख लें। स्वैप की तो मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई, स्वैप की डेफिनेशन तो यहाँ पे लिखी हुई है ना कि वो एक्सचेंज करते हैं इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पार्टी ए अल्टीमेटली पार्टी बी के लोन का इंटरेस्ट पे कर रही है ना। एक्सेल में ये जल्दी से कॉपी कर दें। चलें जल्दी से एक और एग्जांपल कॉपी करें, ये थोड़ी अब ज्यादा, कितने बजे होगा एफआर 2 कितने बजे है, अच्छा आई कैप कहना चाह रहे हो,
आएगा आपका, आप रिकॉर्डिंग ले लेना बच्चे, ठीक है। आई थॉट एफ टू सर हाफिज की क्लास है। चलें जी, एग्जांपल अब एक जरा फुल फ्लेजेड देखते हैं, जिसमें हम ये तो भी हमने सिर्फ इंटरेस्ट रेट की बात की ना, अब हम जरा कैलकुलेशन के बेसिस पर आते हैं कि अगर वो हमसे कह दे कि भाई आप अमाउंट कैलकुलेट करके बताएं, जिसके लिए मैं जरा देख लूंगी यहाँ पे कहीं लिखी हुई तो नहीं है। ये कैप है 2 2%। जी जी बिल्कुल, अभी रुक जाइए, अभी आपको और क्लियर हो जाएगी बात। तो वही लॉसेस, चलें एक एग्जांपल कॉपी कर लीजिए। नीचे और भी एग्जांपल मुझे नजर आ रही है, लेकिन बेहतर है कि आप मेरी वाली भी एक दफा सॉल्व कर लें। अच्छा जी, अ कंपनी हैज अ लोन ऑफ ₹50 million at LIBOR plus 2%. ठीक है, तो अब स्वैप अग्रीमेंट जो है उसमें हमने फोकस ये करना है कि जी कंपनी का 50 मिलियन का लोन था और उस पर इंटरेस्ट कितना था, टाइबॉर प्लस 2, और द कंपनी रिसेंटली एंटर्ड इनटू एन इंटरेस्ट रेट स्वैप अग्रीमेंट एंड एग्री टू रिसीव टाइबॉर, जो वेरिएबल एलिमेंट है वो हम रिसीव करेंगे, ठीक है, अगेंस्ट पेमेंट ऑफ 9%। तो अब आपसे रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ये है कि आपको ये कैलकुलेट करना है नेट पेमेंट और रिसीट बाय कंपनी ए अंडर द स्वैप। दो सिनेरियोज हैं, ऑब्वियसली बात है, आपको बताया जाएगा कि टाइबॉर क्या है, ठीक है, और सिनेरियो 2 क्या है कि टाइबॉर ऑन 1 जनवरी इज 6%, ठीक है। दोनों सिनेरियो से ए और बी सॉल्व करने हैं, ठीक है, कॉपी कर लें तो मुझे बताइएगा। कॉपी कर लें तो बताइएगा। दो रिक्वायरमेंट्स हैं दोनों सिनेरियोज की, सिनेरियो 1 से ए और बी सॉल्व करेंगे, सिनेरियो 2 से ए और बी सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमें टाइबॉर बताया जाएगा तो ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल है ही नहीं, सॉल्व ही नहीं हो सकता, ठीक है। चलें जी, पहले जरा हम सिनेरियो 1 को देखते हैं, जहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कि टाइबॉर इज 15%, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है जरा नेट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी के आपस में आप दोनों कंपनीज की, वैसे दोनों एंटिटीज की जिससे भी उसने अरेंज किया है उससे क्या सिनेरियो होता है दूसरी एंटिटी के लिए, वो भी आपको ऊपर मैंने बता दिया कि उसका नेट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। लेकिन अगर उसके बारे में नहीं बात की हुई, लेते कि उसका काम ही यही है, वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम ही यही है कि वो स्वैप अग्रीमेंट्स जो है वो करता है, ठीक है जनाब। तो अब हमारे पास क्या होगा हिसाब किताब, अब जरा कंपनी ए को ही हमने फोकस करना है, ठीक है। कंपनी ए क्या करेगी, कंपनी ए ने पेमेंट करनी कितनी है, ठीक है, उसने एक्चुअल जो इंटरेस्ट पे करना है वो क्या पे करेगा, ठीक है, पे टू द लेंडर, जो लेंडर है उससे तो उसने कितने का किया हुआ है, टाइबॉर प्लस 2 का किया हुआ है ना लोन, क्या कहते हैं अग्रीमेंट, है ना। कंपनी के पास जो लोन है वो तो टाइबॉर प्लस 2 का है, यानी कि जो लेंडर था वो जो भी था उसको उसने अल्टीमेटली कितना पे करना है, अगर टाइबॉर 15% है कितना पे करना है जी, 15 प्लस 2 यानी कि 17, है ना। यहाँ तक बात समझ आ गई, तो 17% तो उसने पे करना ही करना है, लेकिन बस वो बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ अब उसने स्वैप किया हुआ है उसके साथ कुछ ऐसी सेटलमेंट करेगा कि अल्टीमेटली उसका इंटरेस्ट फिक्स हो जाएगा कितने पे, 9% के ऊपर। किस तरीके से जरा देखिएगा ये, अच्छा जी, उसको मिलेगा कितना,
स्वाप में जरा देखते हैं, कंपनी ए पेज टू दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कितना वो पे करेगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। उसने बेसिकली काइबोर एक्चुअली पे किया है अपने लेंडर को, उसने कितना पेमेंट करना है, उसने 9% का पेमेंट करना है। ये बात समझ आ रही है ना। कंपनी ए ने काइबोर प्लस 2% तो अपने लेंडर को पे किया ही किया। स्वाप अग्रीमेंट में कंपनी ए ने क्या पे करना है, कंपनी ए ने पे करना है 9% का, ठीक है। तो कंपनी ए पे करेगी कितना, 9%। यहाँ पे मैं ये लिख दूं -9 है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी ए पेज 9%। अच्छा, कंपनी ए रिसीव क्या करेगी, हाँ जी, कंपनी ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिसीव क्या करेगी, क्या कह रहा ऊपर, द कंपनी रिसेंटली एंटर्ड इनटू एन इंटरेस्ट रेट स्वैप अग्रीमेंट एंड एग्री टू रिसीव टाइबोर। टाइबोर कितना है, टाइबोर कितना है क्वेश्चन में, 15%। बात समझ आ रही है, 15%। ये पूरा सिनेरियो समझ में आ गया। स्वाप के अंदर हमें क्वेश्चन में उसने बता दिया कि 9% उसने पे करना है और 15% जो कि काइबोर है वो उसने रिसीव करना है। जरा मुझे बताइए, स्वाप अरेंजमेंट के अंदर क्या सिचुएशन आ रही है, वो रिसीव ज्यादा करेगा या पे ज्यादा करेगा। हाँ जी, स्वाप के अंदर नेट रिसीव कर रहा है, कितना नेट रिसीव कर रहा है, 6%, है ना। अगर हम देखें तो 6% वो क्या हो रहा है, नेट रिसीव कर रहा है। दैट क्लियर। अच्छा सॉरी, इसको अगेन ब्रैकेट्स में करें ना, ये ब्रैकेट में, ये पेमेंट है ना, पेमेंट्स को आपने ब्रैकेट्स में रखना है। 17 को भी जरा ब्रैकेट में कर दें। कंपनी है 17% पे कर रही है लेंडर को, ये तो लोन का टर्म है, ठीक है। फिर स्वाप अग्रीमेंट के अंदर वो पे कर रही है 9%, तो दो दफा पेमेंट आ रही है, एक 17% की पेमेंट हो गई, एक 9% की पेमेंट होगी। 17% की पेमेंट होगी लेंडर को, है ना, और 9% की पेमेंट होगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो 15% रिसीव भी करिए। बेटा 17% को नेगेटिव में रखें, ये पेमेंट है, ये मैं पहले भी उस वाले एग्जाम्पल में भी मैंने बाद में बताया ना। 17% की पेमेंट तो नेगेटिव में आएगी ना, यहाँ तक बात क्लियर होगी। 17% की पेमेंट हो रही है लेंडर को, 9% की पेमेंट हो रही है स्वैप अग्रीमेंट के अंदर, 15% की रिसीट हो रही है स्वैप अग्रीमेंट के अंदर, नेट रिसीट हो रही है 6% की। तो आप जरा मुझे बताइए नेट पेमेंट कितनी है अल्टीमेटली इंटरेस्ट की, 17% वो पे करा था लेंडर को, 6% उसने रिसीव कर लिया अंडर स्वैप, तो -17 + 6 क्या आंसर आता है, 11%, है ना। कितना हो गया, 11%। तो अगर हम ये बोले हैं कि भाई हमारा अल्टीमेट इंटरेस्ट बनता कितना है, नेट पेमेंट और रिसीट अंडर स्वैप हो गया 6% का, ठीक है। और हमारे पास नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी हो गई, मुझे यहाँ तक सोच के बताइए, बात समझ आ रही है। हाँ जी, जी 2 मिनट का पॉज दे दें अगर आप चाहते हैं, तो मैं इस पूरे सिनेरियो को रिपीट भी करती हूँ, रिपीट कर दूं। चलें जी, ऊपर आते हैं। अरे
नहीं, कॉस्ट मैं बताती हूँ, जरा दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। कंपनी ने एक लेंडर था, उससे लोन लिया हुआ है, फ्लोटिंग रेट लोन, काइबोर प्लस 2% का। वो ये चाहती है कि मेरा जो है ना किसी तरीके से, जी बिल्कुल 11 नेगेटिव है, सॉरी 11 नेगेटिव है, नेट पेमेंट तो यही है ना, इंटरेस्ट तो आपकी हमेशा नेट पेमेंट ही आएगी, नेगेटिव ही होगी, ठीक है। क्लियर होगी बात? -17 प्लस 6 -11 आता है, ठीक है। अब जरा मैं सिनेरियो को रिपीट कर रही हूँ। कंपनी ने लोन लिया हुआ है काइबोर प्लस 2 पे, अब उसने ये कहा कि किसी तरीके से फिक्स हो जाए, ठीक है। फिक्स में कैसे होता है, वो लेंडर से तो बात नहीं करेगा, उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रुख किया, वहां पे उसने इंटरेस्ट रेट स्वैप अग्रीमेंट कर ली, जिसके अंडर क्या हुआ, उसने अग्री कर लिया कि जो वेरिएबल एलिमेंट है वो आपको रिसीव हो जाएगा, वो आपको रीइंबर्स हो जाएगा। तो वेरिएबल एलिमेंट कांस्टेंट हो गया ना, लेकिन आपको इस स्वैप के अगेंस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी 9% की, यानी कि अगर आप काइबोर ले रहे हो तो आपने देना क्या है, 9% देना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। तो आप जरा हम देखते हैं काइबोर अगर हमारा 15% हो, सिनेरियो 1 हम देखते हैं, हमने अपने लेंडर को एक्चुअली काइबोर प्लस 2% पे करना ही करना है, फिर बाद में हमें कुछ एलिमेंट रीइंबर्स हो जाएगा, नेट बेसिस पे हमारी चीजें फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। आपने 17% जो वेरिएबल एलिमेंट है, रेट है, वो आपने पे कर दिया अपने लेंडर को, फिर आप गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपने कहा कि जनाब आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आपको जो काइबोर की फ्लक्चुएशन है वो हम रीइंबर्स कर देंगे, तो कहेंगे बिल्कुल ठीक है। आपने 17% की पेमेंट कर दी थी, ये ले जनाब 15% जो काइबोर है ये हम आपको वापस दे देते हैं, रीइंबर्स कर देते हैं, ठीक है। तो 15% की रिसीट हो गई है ना। अच्छा, इस रिसीट की जगह अब आप हमें क्या करें, इसके बदले में 9% की हमें पेमेंट करें। आपने 9% की पेमेंट कर दी फिक्स, ठीक है, इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो हुआ क्या, हुआ ये कि नेट बेसिस पे जो आपकी अंडर स्वैप अग्रीमेंट है, आपने रिसीव ज्यादा किया और पे कम किया, यानी कि 6% को आप 6% का आपको बेनिफिट मिल गया, 6% की आपको नेट रिसीट हो गई स्वैप के अंदर, ठीक है। फिर जब आप अपने टोटल इंटरेस्ट की बात करते हो तो 17% का इंटरेस्ट आपने लेंडर को पे कर दिया था, 6% का इंटरेस्ट आपको रिसीव हो गया था। तो अगर नेट बेसिस पे मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखूं तो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट किस पे आ गई, 11% पे आ गई इंस्टेड ऑफ 17%। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। अब हमें अमाउंट इन रुपीज चाहिए ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द नेट पेमेंट रिसीव बाय कंपनी ए, अब मैं वो अमाउंट इन रुपीज मांग रहा है, ठीक है। तो पार्ट ए को जरा सॉल्व करते हैं। नेट रिसीट है, पहली बात तो ये है ना, नेट रिसीट है अंडर स्वैप, कैसे पता चला, इससे पता चला, ठीक है। 15% रिसीव किया था, 9% पे किया था, तो नेट 6% का रिसीट है। अब अमाउंट इन रुपीज क्या होगा, आपका लोन कितने मिलियन का है, 50 मिलियन का है ना, 50 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6%, सिंपल एज दैट। तो आपको एक्चुअली स्वैप अरेंजमेंट के अंडर जो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपको कितना पे करेगा, 50 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6%, चाहे तो डेसिमल में रहने दें, 3 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? हाँ जी, 3 मिलियन रुपीज जो है वो आपको पे कर देगा नेट, कौन, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे आपने स्वैप किया हुआ है, ठीक है। पार्ट बी पर आते हैं। जो आपकी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होगी, इधर आ जाए जरा, दो तरीकों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर द ईयर फॉर कंपनी ए, ठीक है। अब इधर आ जाए, हाँ जी, इंटरेस्ट पेड टू द लेंडर कितना होगा, 50 मल्टीप्लाई बाय काइबोर प्लस 2%, है ना। वो तो इतने पे करेंगे ना, कितने पे करेंगे, 17% पे आपने लेंडर को पेमेंट की, इज दैट क्लियर। तो 50 मिलियन का लोन था, 50 मिलियन पे 17% तो आपने पेमेंट कर दी अपने लेंडर को, कितना हो गया, 8.5 मिलियन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर उसमें आपने रिसीव भी तो किया है ना, नेट रिसीट फ्रॉम स्वैप, नेट रिसीट फ्रॉम स्वैप कितना है, नेक्स्ट नेट रिसीट फ्रॉम स्वैप है 3 मिलियन का। तो नेट बेसिस पे आपको इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी पड़ी, 5.5 मिलियन की, इज दैट क्लियर। इसको कैलकुलेट करने का एक और आसान तरीका क्या है, इधर देखें, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपने कितना निकाला है, 11%। तो इसका एक और तरीका भी है, और नेट इंटरेस्ट कॉस्ट इज इक्वल टू लोन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय नेट इंटरेस्ट परसेंटेज, यानी कि 50 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 11%, जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया, इज दैट क्लियर। तो वही बात हो गई ना, 50 मल्टीप्लाइड बाय 11%, क्या आंसर आता है, 5.5, इज दैट क्लियर। कॉपी करें जल्दी से। सिनेरियो 2 जरा आप लोग सॉल्व करके देखें, सिनेरियो 2 जरा सॉल्व करें। अगर काइबोर 6% होता है तो ए और बी में क्या होगा, पहले इस तरह से वर्कआउट करें, नहीं जनाब अभी सॉल्व करेंगे।
होमवर्क अभी कोई नहीं मिलेगा, होमवर्क जो मिलेगा वो क्लास क्वेश्चन आपको मैं होम असाइनमेंट में दूंगी। अभी इसको सॉल्व करें जल्दी से, फिर हमने फ्यूचर्स और फॉरवर्ड भी करने और एक दो सवाल देखेंगे, बाकी सब होम असाइनमेंट होंगे, बहुत सिंपल से हम जल्दी से सॉल्व करें। सिनेरियो 2 सॉल्व कीजिए। अगर 6% ट्राइबॉल होता है तो इस तरह से पहले वर्कआउट करें कि नेट हमारे पास परसेंटेजेस में किस तरह का गेम खेलेंगे, है ना। एक्चुअल इंटरेस्ट पे टू द लेंडर अब क्या हो जाएगा, 6 + 2 8, 8% पेमेंट हो जाएगी टू दी लेंडर। बाकी सब क्या होंगे, वर्कआउट करें जल्दी से। सिनेरियो 2 करें सॉल्व, 5 मिनट दे रही हूँ, 12:45 पे आंसर आपके सामने लिख दूंगी। अच्छा जी, पार्ट ए का आप कह रही है 10 मिलियन और पार्ट बी का साइन कह रहे हैं ए की पेमेंट है 1.5। अच्छा जनाब, ए की है 1.5, मिनाहिल भी कह रही है 1.5। अच्छा बी, पार्ट बी 10 है। अच्छा अच्छा ठीक है। चलें देखते हैं, लेट्स सी। अब काइबोर अगर आपका हो जाता है क्या, सिनेरियो 2 है, काइबोर अगर आपका है 6%, तो जरा देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है, ठीक है। अब कंपनी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहेंगे, पेमेंट टू द लेंडर काइबोर +2 यानी कि 6 + 2 है ना, काइबोर +2 यानी कि 8%। तो 8% की आपने यहाँ पे पेमेंट अपने पास लिख दी, ठीक है। 8% की पेमेंट करेंगे लेंडर को। फिर स्वाप के अंडर क्या होगा, हाँ जी क्या होगा, अब हम क्या करेंगे रिसीव करेंगे काइबोर, पे करेंगे 9। बेटा 17 क्यों करेंगे, आप काइबोर 6% पे आ गया है। हमने लेंडर के साथ क्या एग्री किया था, जो भी काइबोर होगा +2 तो 8%, 17% क्यों होगा। काइबोर +2 8% नहीं है, अब काइबोर कितना है, 6 है, 15 थोड़ी है। अब काइबोर अब 6% है, तो 6 + 2 क्या होता है 8%। तो लेंडर को अब हमने कितना इंटरेस्ट पे करना है, 8% पे करना है, ठीक है। स्वाप के अंडर कंपनी ए ने रिसीव क्या करना है, काइबोर, काइबोर किस पे आया हुआ है, 6 पे आया हुआ है, क्लियर होगी बात। तो कंपनी ए कितना रिसीव करेगी, 6%। अच्छा कंपनी ए पे कितना करेगी, 9%, गिवन है सवाल के अंदर, है ना। 9% अब वो पे करेगी। तो नेट बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे अब ऐसा हो रहा है कि नेट बेसिस पे पेमेंट ज्यादा है ना, 3% की नेट पेमेंट है। इज दैट क्लियर, नेट पेमेंट अंडर स्वाप कंपनी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या पोजीशन बन जाती है, अगर हम देखें तो लेंडर को हमें पे करना है 8%, स्वाप के अंडर उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हमें नेट पे करना है 3%। तो अब जरा देखें हमारे पास बिकॉज ऑफ द स्वाप अग्रीमेंट 11% पे हमारी कॉस्ट फिक्स नहीं हो गई, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, है ना। अब जब भी काइबोर, अब काइबोर जो भी हो, इसका मतलब है काइबोर आपका जो भी हो, आपका नेट इंटरेस्ट कॉस्ट 11% पे आ गया। और ये 11% किस तरह से आया, 9 + 2 बेसिकली, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो 11% पे इसका मतलब आपका रहेगा, हमने 15% काइबोर पे भी कैलकुलेट करके देख लिया, 6% काइबोर पे भी कैलकुलेट करके देख लिया, नेट इंटरेस्ट पेमेंट आपकी 11% की होती है, ठीक है। तो इसका मैं एक हिंट भी लिखवा दूंगी, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं पार्ट ए से देखूं, पहली बात तो ये कि आप इस सवाल में नेट पेमेंट हुई है, नेट पेमेंट अंडर स्वाप, ठीक है। अब नेट पेमेंट अंडर स्वाप कितनी हो रही है, 3% की पेमेंट हो रही है। तो मैं क्या करूंगी, 50 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3%। ये सारा इंटरेस्ट का काम है ना, इंटरेस्ट के अंदर स्वैपिंग हो रही है, सिर्फ प्रिंसिपल में थोड़ी हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 1.5 रुपीज इन मिलियन, हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास पेमेंट होगी
अंडर स्वैप, ठीक है। फिर हम बी पर आते हैं, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हमने कहा इंटरेस्ट पेड टू लेंडर, वो कितने पे हो रहा है, 8% पे हो रहा है ना। तो 8% पे जरा पेमेंट बताएं कितनी बनती है रुपीज इन मिलियन, वो बनती है 50 इंटू 8%, ठीक है। ये तो आपने पेमेंट कर दी कितनी, किसको, अपने लेंडर को, ठीक है। इंटरेस्ट पेड अंडर स्वैप, अंडर स्वैप कितने में पेमेंट आपने किया है, 1.5 मिलियन में की पेमेंट किया है, तो टोटल पेमेंट आपके पास कितनी हो गई, 5.5। इज दैट क्लियर, बात समझ आ गई। तो टोटल इंटरेस्ट की एक तो तरीका ये हो गया, या आप सिंपली क्या करें, 50 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 11%, ठीक है। फिर हो गई बात। अब ये 11% बेसिकली क्या है, अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ना दी जाए और आपको बोला जाए कि डायरेक्टली बताओ, इधर देखें, किसी को समझ आता था तो गुड है, नहीं समझ आता तो खैर है, रहने दीजिएगा। आपको हो क्या रहा है, इधर देखें, आप जो स्वैप अग्रीमेंट में एक्सचेंज कर रहे हो वो सिर्फ काइबॉर कर रहे हो ना, है ना। आपको जो लोन, आपको जो एक्चुअल इंटरेस्ट आपका है वो क्या है, काइबॉर प्लस 2 है। इस काइबॉर प्लस 2 में आप काइबॉर की जगह क्या लेकर आ रहे हो, 9%, है ना। आप इस पूरे स्वैप अग्रीमेंट में क्या हो रहा है, काइबॉर की जगह 9% ला रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने अपने इंटरेस्ट को, इस लोन के इंटरेस्ट को फिक्स कर दिया 11% पे। बात समझ आई, ठीक है। चले, बस ये बताना था, मैं लिखवा नहीं रही है, ठीक है। फिर होगी बात। अब जल्दी से हम जरा फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स करते हैं ताकि फिर हम अपने क्वेश्चंस के आने की पोजीशन में हो, ठीक है। एक और आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपके हैं, फॉरवर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड क्या होता है, a forward contract is a binding agreement to exchange a set amount of goods at a set future date at a price agreed today। ऑप्शन और फॉरवर्ड में फर्क हो गया, वो बाइंडिंग नहीं था, उसमें राइट था, यहाँ पे बाइंडिंग अग्रीमेंट है, ठीक है। तो a forward contract is a binding agreement to exchange a set amount of goods at a set future date at a price agreed today। Forward contracts are used by the businesses to set the price of a commodity well in advance of the payment being made। This brings stability to the company who can budget with certainty the payment that they will need to raise, ठीक है। Forwards are particularly suitable in commodity markets such as gold, agriculture and oil, where prices can be highly volatile, highly जो fluctuate करती हैं, ठीक है। Forward contracts are tailor-made between two parties and therefore difficult to cancel as both sides need to agree। A slightly more flexible approach would be to use futures। Simple है forwards, है ना। फॉरवर्ड की बात समझ में आ गई। अब फ्यूचर्स पे आते हैं। अब फ्यूचर्स भी बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होते हैं विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। फ्यूचर्स शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज प्राइसेस आर सेट इन एडवांस, ये दोनों में कॉमन हो गया। फ्यूचर हेजेस प्रोवाइड अ फिक्स्ड प्राइस। फ्यूचर्स आर अवेलेबल ऑन कमोडिटीज, शेयर्स, करेंसीज एंड इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि वो कमोडिटीज के अलावा शेयर्स, करेंसीज के अंदर भी हम फ्यूचर्स खरीद सकते हैं। हाउएवर फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर ट्रेडेड ऑन ओपन फ्यूचर्स मार्केट। तो दोनों में फर्क क्या हो गया, फर्क ये हुआ कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में दोनों पार्टीज एक दूसरे से डायरेक्टली डील कर रही होती, बीच में मार्केट नहीं होती, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर वही चीज अगर हम कहें कि जी ओपन मार्केट में अगर हम डीलिंग करें तो फिर हम उसको किसका नाम दे देते हैं, फ्यूचर्स का। अनलाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर यूनिक टू द टू काउंटर पार्टीज, इज दैट क्लियर। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर्स का भी हमने देख लिया। अब एग्जांपल पे जरा आते हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप की एग्जांपल है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, ये वही वाली चीज है जो हम लोग अभी 2-3 दफा हमने कर लिया है इस एग्जांपल को, ठीक है। इंटरेस्ट रेट स्वैप आप इसको देख लें। अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल के ऊपर आते हैं, इससे बात इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगी। फॉरवर्ड की भी एग्जांपल है और फ्यूचर्स की भी एग्जांपल है, ठीक है। चलें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की क्या एग्जांपल होगी, अ कॉफी होलसेलर नीड्स टू परचेज कॉफी बीन्स फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन एंड वांट्स टू एक्वायर देम फॉर अ फिक्स्ड प्राइस। तो वो ऑप्शंस में नहीं जाएगा, ऑप्शन में तो राइट होता है ना बाय का, कि करें ना करें, उसने बाय करना ही करना है, तो वो फ्यूचर्स या फॉरवर्ड्स पे देखेगा। दिस कैन बी अचीव बाय अग्रीइंग विद द प्रोड्यूसर टू परचेज अ क्वांटिटी ऑफ कॉफी बीन्स फॉर डिलीवरी एट अ स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर एट अ प्राइस अग्रीड नाउ। In June, when the price of a consignment is rupees 1 million, the wholesaler might agree a price with the supplier of rupees 1.1 million for delivery at the end of September, which remains set through to delivery। तो मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, हमें चाहिए सितंबर के एंड पे कुछ अमाउंट चाहिए। अब हम मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, हम अपने सप्लायर को ये कह रहे हैं कि हम उस पर नहीं जाएंगे, बल्कि हम जो हमने अग्री प्राइस कर ली है 1.1 मिलियन, हम उस पर चलेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर टेलर मेड एंड डिफिकल्ट टू कैंसिल। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जो बायर है उसने डायरेक्टली प्रोड्यूसर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सिंपल एज दैट, है ना। अब हम आते हैं जरा फ्यूचर्स में, ठीक है। अब हम फ्यूचर्स पे जब हम आते हैं तो फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, अ कॉफी होलसेलर नीड्स टू परचेज कॉफी बीन्स फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन इन सितंबर, वही वाली बात है, बट वांट्स सर्टेनिटी ओवर द प्राइस, ठीक है। इन जून व्हेन द प्राइस ऑफ अ कंसाइनमेंट इज रुपीस 1 मिलियन, द होलसेलर माइट बाय अ कॉफी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एट रुपीस 1.1 मिलियन। अब वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कहां जाके बाय करेगा, मार्केट में, ओपन मार्केट में जाके खरीदेगा, ठीक है। दिस मींस that the और वो जो एक्सपायर करी होगी का 30 सितंबर को। दिस मींस दैट द कॉफी होलसेलर इज कमिटिंग टू बाय कंसाइनमेंट एट रुपीस 1.1 मिलियन इन सितंबर। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ किस चीज का है कि वो डायरेक्टली अपने प्रोड्यूसर के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे वो ओपन मार्केट में जाके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदेगा। इज दैट क्लियर, ठीक है जनाब। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल कर सकते हैं, उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं बिफोर एक्सपायरी। फॉरवर्ड में आप बाउंस ज्यादा हो जाते हो, ठीक है जनाब।
क्लियर हो गई। तो ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप देख लीजिएगा। करेंसी फ्यूचर्स में अगर कंसाइनमेंट की जगह हम करेंसी को ले आएंगे तो वो करेंसी फ्यूचर हो जाएगा। अ फॉरेन एक्सचेंज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल अ पर्टिकुलर करेंसी एट अ पर्टिकुलर रेट ऑन अ पर्टिकुलर फ्यूचर डेट। तो अब उसके अंदर अपनी किसी कंसाइनमेंट की जगह कमोडिटी की बजाय आपके पास करेंसीज इन्वॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक कैच भी है, बड़ी मजे की बात है। When entering into a currency futures contract, no one is actually buying or selling anything. The participants are agreeing to buy or sell currencies on pre-agreed terms at a specified future date if the contract is allowed to reach maturity, which it really does. अब होता क्या है कि उसमें फिर जो डिफरेंसेस होते हैं ना वो आपस में सेटल कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक, स्पेकुलेशन के लिए बेसिकली आप इसको एंटरटेन करते हो, ठीक है। अब अगेन इसमें हमें और डिटेल में जाने की जरूरत इसमें नहीं है, डिफरेंस से वो बेसिकली कमाया जाता है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल क्लास वर्क है, बहुत सिंपल है, आप सब कर चुके हैं, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, क्या कह रहा है ये अगेन इंटरेस्ट रेट कैप वगैरह की बात कर रहा है, ठीक है, कैप्स और फ्लोर्स के बारे में। जरा देखते हैं आप मुझे खुद जवाब देंगे। Unity Limited has obtained a loan of 250 million rupees from Eastern Investment Limited for 5 years. The loan carries a floating rate of interest which is paid annually. The existing rate is 10%, ठीक है। अब वो नहीं बताया कि क्या वो कह रहा है कि existing जो है ना वो 10% है हमारा इंटरेस्ट रेट। अच्छा, to avoid losses on account of any extraordinary increase in interest rate, UL bought an interest rate cap from a bank, obviously किसी दूसरे बैंक से उसने लिया, ठीक है। लोन उसने किसी और पार्टी से लिया हुआ है ना, और उसने इंटरेस्ट रेट कैप जो है किसी दूसरी पार्टी से खरीदा है। UL bought an interest rate cap at 12% from Sovera Bank Limited. In addition, they also agreed to a floor at 8%. तो क्या होगा, नेट हम इस तरीके से कुछ काम करेंगे कि हमारे पास नेट इंटरेस्ट जो है वो 12% से ज्यादा नहीं जाएगा, ये रेंज है। तो स्वैप और कैप और फ्लोर में बात समझ आ गई ना, डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। हमने कैप और फ्लोर में हम ये कहते हैं कि इंटरेस्ट इतने से ज्यादा नहीं जाएगा, 12 और 8 के दरमियान वो फ्लक्चुएट हो सकता है, फिर होगी बात 12 और 8 के बीच में ही रहेगा। जब हम स्वैप करते हैं ना तो वो फिक्स हो जाता है, किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट पे फिक्स हो जाता है। जैसे 11% है तो 11% पे ही रहेगा, वो रेंज के दरमियान फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है, कंप्यूट द इंटरेस्ट व्हिच यूएल वुड पे टू ईआईएल। EIL को इंटरेस्ट क्या पे करेगी, and the amounts which UL and SBL would pay to settle their obligations towards each other if the interest rate on the due date is 13% per annum, ये सिनेरियो 1 है, और 6% per annum, ये सिनेरियो 2 है। जी जनाब, क्या पढ़ा था हमने फ्लोर और कैप के केस में? फ्लोर और कैप के केस में हमने ये पढ़ा था कि वो जो जिसके साथ हमने फ्लोर और कैप की एग्रीमेंट की हुई है वो आपको रीइंबर्स कर देता है अगर तो आप ज्यादा पे करते हो, और आपसे पैसे लेता है अगर आपने कम पे किया हुआ एक्चुअल, है ना। तो जरा पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज क्लास वर्क नंबर 3। बहुत सिंपल है ना, काफी सिंपल सा है। चलिए इसको देखते हैं। पार्ट ए में क्या कह रहा है, 13% पर एनम अब आपका बनता है, ठीक है, एक्चुअल इंटरेस्ट। तो क्या होगा जरा देखते हैं। आपने अपने जो ईआईएल है उसको तो कुछ भी नहीं पता ना बैक एंड पे क्या हो रहा है ना। उसने तो 250 मिलियन का आपको लोन दिया फ्लोटिंग रेट पे, तो आप क्या करेंगे, पेमेंट टू ईआईएल। ईआईएल को पेमेंट कितनी करेंगे, 250 मिलियन एट द रेट ऑफ 13%, है ना। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कितना है, 250 इंटू 13%। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ये आपके पास आ गया रुपीज इन मिलियन। आप इसका मतलब है इसको पे करेंगे 32.5 मिलियन रुपीज, ये तो पेमेंट हो गई ईआईएल को, ठीक है। लेकिन फिर आपने फ्लोर और कैप खरीदा हुआ है किससे, एसबीएल से, दूसरी पार्टी से। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने ये फ्लोर कैप खरीदा कितना, 12% का, विच मींस क्या, उसने आपको, एसबीएल ने आपको बेसिकली ये तसल्ली दे दिया है कि अगर आपका इंटरेस्ट 12% से ज्यादा हुआ तो मैं आपको एडिशनल अमाउंट रिवर्स कर दूंगा। फिर होगी बात। तो इसका क्या मतलब हुआ, 12% से ज्यादा हो गया ना, 13% इंटरेस्ट हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब हम आपका आप ये कहेंगे रिसीव करेंगे फ्रॉम एसबीएल, है ना। कितने का रिसीव करेंगे, 250 मिलियन पे आप कहेंगे 13 माइनस 12%, 1% का 250 का 10% क्यों होगा बेटा, 10% तो एग्जिस्टिंग है ना, एग्जिस्टिंग है ना। ड्यू डेट जिस डेट पे आपको इंटरेस्ट पे करना है उस डेट पे, फ्यूचर में 13% है तो एग्जिस्टिंग से तो थोड़ी लेंगे हम, तो वो लेंगे ना कि जिस डेट पे इंटरेस्ट पे किया उससे ज्यादा हो गया, और वो इस तरह से ज्यादा हुआ कि वो कैप से ज्यादा हो गया। तो इसका क्या मतलब है, जो एडिशनल अमाउंट है यानी कि 1% वो हमें कौन पे करेगा, वो हमें एसबीएल पे कर देगा। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये मांगा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये नेट इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी कितनी होगी, 32.5 हमने पे की थी और 2.5 हमने उसमें से रीइंबर्स हो गई। तो देखें 30 मिलियन पे हमारा कैप नहीं लग गया था ना, 250 मिलियन का वो कह रहा था कि 12% से ज्यादा आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वो यही बनता है। इज दैट क्लियर? और आपका वाकई में 30 मिलियन से ज्यादा नहीं बना। यस और नो, बात समझ आ गई। तो एसबीएल ने आपको गारंटी दी थी ना, आपको एसबीएल ने गारंटी दी थी कि भाई आपका इंटरेस्ट जो है ना वो 12% से ज्यादा होगा ही नहीं और 8% से कम नहीं होगा नेट इंटरेस्ट, और वो आपका फ्री में हो रहा है। तो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी वाकई में 250 इंटू 12% ही बन रही है। आपने एक्चुअल पे 13% किया है, लेकिन आपको जो एडिशनल है 2.5 वो रिसीव हो गया एसबीएल से। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलें अब पार्ट बी पर आते हैं। अगर आपका एक्चुअल इंटरेस्ट कितना पे आ गया, 6% अब आपका रेट है, ठीक है, 6% आपके पास आ गया एक्चुअल इंटरेस्ट, ठीक है। चले अब जरा मुझे 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताएं आप ईआईएल को क्या पे करेंगे और एसबीएल से क्या रिसीव या क्या पे करेंगे और आपकी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगी। जी 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से सॉल्व करें।
बिल्कुल ठीक, देखते हैं इसको। अब अगर आपका एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है 6% है, तो हम पेमेंट क्या करेंगे, ईआईएल को तो उतनी ही पेमेंट होगी ना जिसपे वो अग्री किया हुआ 250 मिलियन इंटू 6% है ना, जो एक्चुअल है। ठीक है जनाब, चलें। तो ये तो आपके पास आ गया कितना, 15 मिलियन रुपीज आप पेमेंट करेंगे ईआईएल का। अच्छा, फिर आपने फ्लोर कितने पे डिसाइड किया है, 8% पे। अब आपका जो इंटरेस्ट है वो 8% से कम है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो आपने 2% कम पे किया है ना, अब आपको वो पे करने हैं एसबीएल को, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पेमेंट करेंगे टू एसबीएल, है ना। कितने की पेमेंट करेंगे, 250 पे हम ये कहेंगे कि भाई 8% का हमने फ्लोर डिसाइड किया हुआ है कि हमारा मिनिमम इंटरेस्ट 8% होगा, फिर हमने 6% किया, मिनिमम से भी कम किया, तो अब जो उसको मिनिमम पे लाने के लिए हमें 2% एडिशनल पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन हम ईआईएल को नहीं करेंगे, ईआईएल को तो खबर भी नहीं है कि हो क्या रहा है मेरे पीछे। ठीक है, तो जो 2% की एडिशनल पेमेंट है, अब आपका जो टोटल इंटरेस्ट है ना वो 8% पे आ गया, है ना। नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, इसका मतलब आपकी कितनी होगी, 15 मिलियन की पेमेंट की प्लस 5 मिलियन की पेमेंट की, तो 20 मिलियन। और ये 20 मिलियन किस तरह से कोलैबोरेट होता है, आपने ये डिसाइड किया हुआ था कि आपका 8% से गिरेगा नहीं इंटरेस्ट, मिनिमम इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस कितना होगा 20 मिलियन, और वो 20 मिलियन अब हो रहा है ना। तो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट आपका कितना है 20 मिलियन। इज दैट क्लियर, यस और नो। बस बचे कुछ क्वेश्चन ही रह गए, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। होम असाइनमेंट लिख लीजिए, क्लास वर्क नंबर 4 सॉल्व करेंगे आप एंटायरली। थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल है, ठीक है, इनफैक्ट थ्योरेटिकल है। क्लास वर्क नंबर 4 आप घर पे सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्लास वर्क नंबर 5 भी आप होम असाइनमेंट ले लें। क्लास वर्क 4, क्लास वर्क 5 ऑप्शंस के बारे में बात हो रही है, लेट्स सी क्या समझ में आता है। अच्छा जी, क्लास वर्क नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्लास वर्क नंबर 6 क्या कह रहा है, अ स्टॉक इज सेलिंग टुडे फॉर ₹150। इफ यू आर होल्डिंग द स्टॉक टुडे यू विल रिसीव अ 15% डिविडेंड। होल्डिंग द स्टॉक टुमारो विल नो लॉन्गर एंटाइटल यू टू द डिविडेंड। ठीक है, तो अगर हम कल भी वो स्टॉक हमारे पास रहता है तो हमें कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, यू आर होल्डिंग एन अमेरिकन कॉल ऑप्शन ऑन द स्टॉक हैविंग एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹130। सपोज द एंटिसिपेटेड ऑप्शन प्राइस इज ₹12 व्हेन रुपीज ऑप्शन प्राइस इज ₹12 व्हेन द स्टॉक प्राइस इज ₹135। ठीक है, चले जी, क्या है ऑप्शन, बाय का है सेल का है, बाय का, है ना। ठीक है, आपके पास क्या है, बाय का ऑप्शन है, आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं 130 रुपीज पे। ठीक है जनाब, सपोज एंटिसिपेटेड ऑप्शन प्राइस इज ₹12, ये प्रीमियम हो गया उसका, है ना। ऑप्शन का जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो ₹12 है, व्हेन द स्टॉक प्राइस इज ₹135। चले जी, मुझे बताइए, वुड यू होल्ड ऑन टू योर ऑप्शन और एक्सरसाइज इट एंड व्हाई। क्या आप उसको आज एक्सरसाइज करेंगे या उसको अभी होल्ड करके रखेंगे। क्यों, चारों क्यों एक्सरसाइज करेंगे, आज के दिन क्यों एक्सरसाइज करेंगे। ये मेरे ख्याल से गिव मी अ मिनट, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। नहीं 12 सही है, ठीक है, वो ऑप्शन वो प्रीमियम है ना, वो प्रीमियम उन्होंने बता दिया कि ऑप्शन की प्राइस जो है ना वो इतनी है। जी जनाब, क्या समझ में आ रहा है फिर, देखें इसका क्या आंसर बनता है। आप लोगों में से कितने लोग कह रहे हैं कि इसको हम एक्सरसाइज करें, 150 पर सेल हो रहा है मार्केट में, बिल्कुल ठीक है। और जो फ्यूचर की प्राइस है वो 135 पे एंटिसिपेटेड है। चलें सुधरा देखते हैं क्या कह रहा है वो, बात समझ में आ रही है नहीं। वो कह रहा है कि करंटली वो सेल हो रहा है 150 के ऊपर, इट वुड मेक सेंस टू एक्सरसाइज द ऑप्शन नाउ। क्यों, exercising the option now for an exercise price of 130 would give you a ₹15 dividend plus a share stock worth ₹135, while not exercising would mean you would hold an option worth ₹12 tomorrow. Needless to say, having ₹20 today is a better outcome than having a possible ₹12 tomorrow. ठीक है, तो आपको बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिल रहा है कि अगर आप अपना ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज करते हो तो हो क्या रहा है, आपको ₹15 का डिविडेंड भी तो आज मिलेगा, है ना, जो कि कल आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आप आज ₹15 का डिविडेंड कमा लेते हैं, फिर आपको आप कल आपको क्या होगा, आपके पास जो शेयर होगा उसकी वर्थ जो है वो 135 भी हो जाएगी, है ना, बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे आपके पास ज्यादा बेनिफिट आपको लग रहा है। स्ट्राइकिंग टुडे मींस यू एक्सरसाइज योर राइट टू बाय द स्टॉक कम डिविडेंड at the exercise price of ₹130. After striking, you would either resell the stock right away for ₹150 or keep the ₹15 dividend and still have a share of stock which tomorrow should be worth ₹135. Either way, your total gain should be ₹20. कैसे हो रहा है, तो जरा देख लेते हैं।
अच्छा जनाब इधर देखिए, जरा हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर हम अपना ऑप्शन होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू हमारे हाथ में क्या होगी, 12 रुपए का सिर्फ ऑप्शन होगा ना, वो हम आगे बेच सकते हैं, ठीक है। 12 रुपए में इसका क्या मतलब, आप ऑप्शन भी बेच सकते हो, ठीक है। तो 12 रुपए का आप ऑप्शन बेच सकते हो, तो उसकी वैल्यू आपके लिए क्या हुई, वर्थ, उसके क्या हुआ, बेनिफिट आपको क्या मिला, आपने ऑप्शन को कोई एक्सरसाइज नहीं किया, आपके पास एक आइटम पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू 12 रुपए, यू कैन सेल इट एंड अर्न 12 रुपीज, ठीक है। अब अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो फिर उसकी वैल्यू क्या होती है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, वैल्यू टू होल्ड, ठीक है। अब अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होगी, एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास कितनी है, 130 है ना, 130 रुपीज की हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब दो फिर सिनेरियोज हैं, 130 रुपीज का एक्सरसाइज करने के बाद यू कैन, है ना, ये बात समझ आ गई। आपने 130 रुपीज का अगर उसको खरीद लिया, अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया बाय करने का, 130 रुपीज आपने पे किए, आपके पास शेयर आ गया, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप उसको फौरन से रीसेल कर देते हैं आज के दिन, तो हो क्या रहा है, 150 रुपीज का आप उसको सेल करेंगे, है ना, 150 रुपीज का आप उसको सेल करेंगे, 130 की आपने पेमेंट की थी, 150 का आप उसको सेल करेंगे, आपको यहाँ पे 20 रुपीज का गेन होगा, इज दैट क्लियर। अगर आप ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, ये एक्सरसाइज करके उसको फौरन से रीसेल कर दिया, तो आपके पास क्या होगा, बेनिफिट अर्न क्या होगा, 20 रुपीज का। यहाँ तक बात समझ आ गई। दूसरी चीज क्या होगी कि हम उसको एक्सरसाइज करें, हमने पेमेंट कर दी कितने की, 130 की, है ना, 130 की हमने पेमेंट की और हमने उसको फौरन से रीसेल नहीं किया, हमने उस शेयर को, है ना, हमने उसको होल्ड करके रखा, हमने उसको शेयर को अपने पास रखा, तो होगा क्या, हमें आज के दिन डिविडेंड भी मिलेगा उसके ऊपर, है ना, और हमारे पास अगर हम शेयर को अपने पास होल्ड करके रखते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, 5 रुपीज का कैपिटल गेन भी तो हो रहा है, इज दैट क्लियर। 15 रुपए का हमें डिविडेंड भी मिल रहा है और 5 रुपीज का हमारे पास कैपिटल गेन भी हो रहा है। तो अगर हम इस तरीके से रखते हैं कि उसको फौरन से रीसेल नहीं करते, तो इधर भी हमारे पास नेट कितने का बेनिफिट अर्न हो रहा है, बेनिफिट हम अर्न कर सकते हैं कितना, 20 रुपीज का। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर हम उसको होल्ड करके रखते हैं, डिविडेंड जो है उसको डिविडेंड भी हमें रिसीव होगा, और अगले कल का जो कह रहे हैं एस्टिमेटेड उसकी जो शेयर प्राइस है वो 135 पे पहुंच जाएगी, तो कैपिटल गेन भी आ जाएगा 5 रुपए का, है ना, बात समझ आ रही है। तो अगर हम ऑप्शन को होल्ड करके रखते हैं, ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते, तो शेयर तो आएगा ही ना हमारे पास, है ना। हमने कहा कि हमने एक्सरसाइज नहीं करनी, बस सिर्फ ऑप्शन की वैल्यू बचेगी पीछे, जो आप ऑप्शन को भी फिर आगे बेच सकते हो। लेकिन अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करके शेयर खरीद लेते हो, और शेयर खरीदने के बाद या तो उसको फौरन से आज ही की डेट पे रीसेल कर दो, या फिर उस शेयर को होल्ड करके रखो, शेयर को होल्ड करके रखो, तो तभी आपको बेनिफिट कितने का मिलेगा, 20 रुपीज का। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, इट इज बेटर टू होल्ड दी, सॉरी, इट इज बेटर टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड बाय द शेयर एट एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है, दोनों सिनेरियोज में। क्लियर होगी बात। तो इन एनी केस आपके पास ये हिसाब किताब होगा। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। चलें, जो दूसरा इसका पार्ट था वो ये मांग रहा था कि भाई ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, ठीक है। जी बिल्कुल, इसलिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो खेलते हैं ना लोग, जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं, वो इसीलिए या तो उनका पूरा का पूरा पैसा डूब जाता है, या फिर क्या होता है, या फिर वो दिनों के अंदर जो है ना वो अमीर होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही शातिर और बहुत ही शार्प माइंडेड लोगों की गेम है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जो है ना एक तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सारी चीजों की। आई वुड नॉट सजेस्ट टू एनीबॉडी टू गो इनटू दिस, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी चीजें नॉन इस्लामी भी है, इस पर खासतौर पर जहाँ पे स्पेकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। चले जी, अब ट्रेजरी बिल्स क्या है वो यहीं से डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रेजरी बिल्स को हम टी बिल्स भी कहते हैं। टी बिल्स क्या होते हैं, Treasury bills are issued by government to finance short-term cash deficiencies in the government's expenditure program. तो Treasury bills basically government issue करती है, ठीक है। These are essentially bonds. Bonds ही हो गए ना, है ना, गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है फाइनेंस रेज करने के लिए अपने लिए, तो these are essentially bonds issued by the government giving the promise to pay a certain amount to their holder on maturity, मतलब principal plus interest, right? Treasury bills typically have a term of less than a year to maturity, after which the holder is paid the full value of the bill. तो simply ये in other words ये bonds ही होते हैं, लेकिन ये treasury bills जो है ये गवर्नमेंट इशू करती है, कोई कॉर्पोरेट नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरी उसने डेफिनेशन मांगी थी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ सिक्योरिटी दैट इज इशूड बाय अ बैंक एक्नॉलेजिंग दैट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन डिपॉजिटेड विद इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है, लेस देन अ ईयर के आप सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट आप खरीद सकते हो बैंक से। द सीडी इज इशूड टू द डिपॉजिटर एंड अट्रैक्ट्स अ स्टेटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप देखो तो ये सारी चीजें बैकएंड पे सेम ही है ना, बस डॉक्यूमेंट्स के और सर्टिफिकेट्स के नाम डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि कुछ जो है वो सिक्योर्ड होते हैं, कुछ अनसिक्योर्ड होते हैं, कुछ मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, है ना। कि मैं बैंक से मैंने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदा और मैंने उसको जो है वो मार्केट में जाके किसी और को बेच दिया, मैं ये कर सकती हूँ, तो वो एक वो चीज हो जाएगी। तो बैकएंड पे सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस का नेचर वही है ना, बैक एंड तो बेसिक नेचर है वो सेम ही है, ठीक है। फाइनेंस रेज करना है बस, और उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, दैट्स इट। अब इंटरेस्ट के टर्म्स क्या है, क्या कोई सिक्योरिटी होती है नहीं होती है, क्या हम उस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस को जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है क्या उसको आप वो कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, उसके बेसिस पे मुख्तलिफ नाम दे दिए हमने, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर नेगोशिएबल ऑन ट्रेडेड ऑन सीडी मार्केट, यानी कि मनी मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे आप इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हो। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है वहाँ पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। मनी मार्केट होता है जहाँ पे आप इस तरह की फ्यूचर्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में फ्यूचर्स वगैरह आप बाय सेल कर सकते हो, ऑप्शंस एंड ये वो, ठीक है। सो इफ अ सीडी होल्डर विशेस टू ऑब्टेन इमीडिएट कैश, और उसने बैंक को पैसे तो दे दिया,
उसने बैंक में पैसे डिपॉजिट करा के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेसिकली उसमें उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन अब उसको फौरी कैश की जरूरत पड़ गई, तो वो अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जाके मार्केट में बेचे, अभी मेच्योरिटी टाइम आया नहीं, 3 महीने के बाद बैंक में पैसे वापस करने हैं, ठीक है, उसको फौरन पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जाके कैश करा सकता है मार्केट में, वो किसी और को बेच दे, फिर 3 महीने के बाद बैंक फिर उस पार्टी को पे कर देगी जिसके पास आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ चीजें, ट्रेजरी बिल्स भी सोर्स ऑफ फाइनेंस रेज करता है लेकिन गवर्नमेंट के लिए, आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है ना। तो सारा बैकएंड पे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का बेसिकली जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो सेम ही होता है। अच्छा, क्लास वर्क नंबर 7 भी आपका थ्योरेटिकल, ठीक है, तो क्लास वर्क नंबर 7 भी आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा एज होम असाइनमेंट। तो 3 मैंने आपको होम असाइनमेंट्स दे दिए हैं, क्लास वर्क 3 तो मैंने करवा दिया आपको, 4, 5 और 7 नोट कर लें अपने पास, क्लास वर्क 4, 5 और 7 आपके होम असाइनमेंट्स हैं फॉर टुडे, ठीक है। बाकी आपके पास इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेरे ख्याल से नहीं है भी नहीं, ठीक है, बस यही, क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल पे टेस्ट होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इतना ज्यादा अभी तक आया भी नहीं है, लेकिन वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस। क्लियर होगी बात, क्लास वर्क 4, 5, 7 अटेम्प्ट करेंगे, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक है जनाब, इज दैट क्लियर। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का चैप्टर भी हमारा हो गया क्लोज, इससे ज्यादा हम कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं है जी, बिल्कुल। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग रह गया, वो हम कल करेंगे, बिल्कुल चैप्टर खत्म। हमने इससे ज्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे टाइम लगाना भी नहीं था, क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल पे ये टेस्ट होता है, आप देख लो कितने सवाल टेस्ट हुए अभी तक, थ्योरेटिकल एलिमेंट ज्यादा है, डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए जितनी भी हमने मेजर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं, ऑप्शंस हो गए, बॉन्ड्स हो गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। चलिए जनाब, दैट्स इट, यही तक रखते हैं क्लास को। एक्सेल ओपन ही आपके सामने है बेटा, ये कौन से क्लास क्वेश्चन की बात हो रही थी, ये हो रही थी क्लास ऑफ 6 की बात, ये जो वर्किंग है ये क्लास ऑफ नंबर 6 की, अगर आप कॉपी करें तो, ठीक है। अच्छा, कल काइंडली 11 बजे रखेंगे क्लास, ठीक है, कल 11 से 1 या 2, इनफैक्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग हमने कल कंप्लीट करना है, कल हमने अपना सिलेबस इंशाल्लाह कंप्लीट करना है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में बता दूं, ये डायरी थ्योरेटिकल है, तो आप लोग जरा कोऑपरेटिव, मुझे आप लोग चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, वी नीड टू स्टडी दैट इन एनी केस, पहले जितना भी बोलेंगे, ठीक है। तो कल हमने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग हर हाल में कंप्लीट करना है, सिर्फ बेसिक कुछ चीजें बातें डिस्कस करूंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी, और दैट्स इट, ठीक है। चलिए, कल फिर हम इंशाल्लाह सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा एग्जाम की बात करेंगे, कुछ की पॉइंट्स डिस्कस होंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम अपना सिलेबस को, जी बिल्कुल, थोड़ा मोटिवेट भी कर दूंगी आपको, आधा पौना घंटा जितना भी, ठीक है जनाब। रिकॉर्डिंग ऑफ करके लेकिन, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग में बंद कर दूंगी, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए बराए मेहरबानी जरा क्लास अटेंड कर लीजिएगा अगर मोटिवेशन चाहिए तो। चलें जी, भागे अब, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।